मैंने एक बाल्टी पानी कीचड़ में डाली और एक अनंत जल स्रोत मिल गया जो कभी न सूखने वाला है। मैंने यूं ही कुछ बीज बंजर जमीन पर बिखेर दिए और तुरंत ही अनाज का पहाड़ काट लिया। ये दृश्य एक गुजरते हुए लड़के ने देख लिया। उसने सोचा कि मैं कोई दिव्य दूत हूँ जो धरती पर उतरा है, और वह मेरी ओर घुटनों के बल गिरकर अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ को बचाने की गुहार लगाने लगा। उसकी मातृभक्ति देखकर मैंने उससे एक गाय तैयार करने को कहा। माइनक्राफ्ट में दूध सब बीमारियां ठीक कर देता है। शुक्रिया, मैं आपके लिए गाय ढूंढूंगा, लड़का चिल्लाया। कुछ और चाहिए? क्या डोरी है? मुझे मछली पकड़ने की छड़ी बनानी है। मुझे सिलास कहो। ठीक है, पर सिलास, नदियां तो सूखी हैं, मछली कहाँ पकड़ेंगे? मैंने पानी के गड्ढे को देखकर मुस्कुरा दिया। चिंता मत करो, भले ही इसमें मछलियां ना हो, मैं फिर भी उन्हें पकड़ सकता हूँ। मुझसे विदा लेने के बाद लड़का आर्थर दौड़ता हुआ ओक हेवन वापस गया, लेकिन वहां जाकर अपने जैविक पिता जॉन से जबरदस्त पिटाई खा बैठा। तू नालायक, घर के काम में मदद नहीं करता और इधर उधर भागता फिरता है। तुझे पता नहीं तेरी माँ बहुत बीमार है? पिटाई से आर्थर को बहुत अन्याय महसूस हुआ और वह जल्दी से चिल्लाया, मारिए मत पिताजी, मुझे माँ को बचाने का तरीका मिल गया है। आसपास की हवा एकदम ठहर सी गई। तुम्हें किसने बताया? काले जंगल में रहने वाले बड़े भाई ने कहा था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक गाय हो तो माँ की बीमारी का इलाज हो सकता है। अप्रत्याशित रूप से ये खबर सुनकर जॉन उत्साहित नहीं हुए, बल्कि निराशा भरे भाव के साथ नीचे बैठ गए। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा पिता अयोग्य है और तुम्हारी माँ की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, और अब मैं तुम्हारी भी रक्षा नहीं कर सकता। इस भयंकर अकाल के द्वार में वीरान जंगल में कोई सामान्य इंसान कैसे रह सकता है? वो पूरी तरह से मान बैठे थे कि मैं एक दुष्ट जादूगर हूँ। आर्थर से ये चीजें मांगना निश्चित ही काले जादू का मूल्य था, और इसका अंतिम उद्देश्य उसके बेटे को खाना ही होगा। जॉन ने अपनी लकड़ी की छड़ी फेंक दी, आर्थर को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। तुम्हारा पिता ही बेकार है, तुम घर पर ही रहो, मैं खुद ही मौत के हवाले होने जा रहा हूँ। अगली सुबह जल्दी मैं अपनी पत्तों की बिस्तर से जाग गया। मैंने दोनों हाथों से खाली हवा को पकड़ा। कुल्हाड़ी, आओ। एक पत्थर की कुल्हाड़ी अचानक हवा में प्रकट हो गई। मैंने कुल्हाड़ी घुमाई, हुप हुप, और पागलों की तरह अपने चारों ओर उगे ऊंचे ऊंचे पेड़ों को काटने लगा। लकड़ी इकट्ठा करते ही आर्थर हांफते हुए आया और मुझे रस्सी थमा दी। मेरे धन्यवाद कहने से पहले ही उसके पिता जॉन पीले चेहरे के साथ पीछे आए, हाथों में 2 मुर्गियाओं पकड़े हुए। जॉन पास आते ही घुटनों पर बैठ गया और मुर्गियाओं सिर के ऊपर उठा ली। लॉर्ड सिलास, यह तुच्छ व्यक्ति अपनी जान अपने बेटे की जान के बदले देने को तैयार है। ये मुर्गियां मेरी ओर से आपके लिए बलि और क्षमा याचना के रूप में है। मैं वहीं के वहीं स्तब्ध रह गया। ये क्या हो रहा है? जान के बदले जान बलि? क्या मैं कोई डरावना खलनायक बन गया हूँ? मैंने सिर घुमाकर धीरे से आर्थर से पूछा। तब जाकर मुझे समझ आया, बूढ़ा जॉन मुझे जंगली जादूगर समझता था। मैंने सिर पकड़ लिया। मैं स्टीव, एक सृष्टिकर्ता, जंगली राक्षस समझा जा रहा था। मैंने जॉन को उठाकर साफ किया कि मैं आदमखोर नहीं हूँ। 2 मुर्गियों को घूरते हुए मेरे दिमाग में एक साहसी विचार आया। चूंकि मुर्गियां यहाँ लाई जा चुकी हैं, तो क्यों न एक प्रयोग कर लिया जाए। चाचा जॉन, मुर्गियों को छोड़ दीजिए। जॉन ने पूरी सतर्कता के साथ मुर्गियों को छोड़ दिया। दोनों मुर्गियां अपने पंख फड़फड़ाने लगीं और जमीन पर इधर उधर भागने लगीं। मैं खेत के किनारे तक गया और लापरवाही से 2 नए उगे हुए गेहूं के पौधों को तोड़ दिया। गेहूं पल भर में बीजों में बदल गया और उड़कर मेरे भंडार में आ गया। जैसे ही मैंने गेहूं के बीज निकाले, भागती हुई दोनों मुर्गियों पर मानो पॉज बटन दबा दिया गया हो। उन्होंने मेरे हाथ में रखे बीजों को खाली निगाहों से देखा और छोटे छोटे तेज कदमों से मेरी ओर दौड़ पड़े। लो खाओ। मैंने उन्हें यूं ही बीज खिला दिए। अगले दृश्य ने जॉन और उसके बेटे के विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। जैसे ही दोनों मुर्गियों ने बीजों को अपने मुंह में डाला, उनके शरीर अनियंत्रित रूप से एक दूसरे से चिपक गए। महज 3 सेकंड के बाद एक हल्की सी पॉप की आवाज के साथ एक नन्हा सा सफेद चूजा बिना अंडा देने या सहने की किसी प्रक्रिया के अचानक हवा से प्रकट हुआ और सीधे 2 मुर्गियों के पैरों के पास आ गिरा और उतरते ही उछलने लगा। पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। जॉन की आंखें हैरानी से बाहर निकलने को थीं और उसकी सांसें तक थम गई थीं। इस पल उसके दिमाग में सचमुच तूफान सा मच गया था। ये तो सामान्य समझ के बिल्कुल खिलाफ था। क्या प्रजनन के लिए एक नर और एक मादा की जरूरत नहीं होती? तो फिर 2 मुर्गियां मिलकर कैसे एक बच्चा पैदा कर सकती हैं? और बिना अंडा दिए, बिना सहने के एक ऐसा चूजा जो कम से कम 2-3 हफ्ते में बड़ा होता है, वह अचानक हवा से प्रकट हो गया। ये बिल्कुल भी कोई भ्रम नहीं था। इतिहास में ऐसी चीज सिर्फ सृष्टिकर्ता ही कर सकते थे। सब खत्म हो गया था। उसने साक्षात ईश्वर से अपने बेटे की जान मांगी थी। अगर भगवान ने उसे दोषी ठहराया तो मौत का देवता भी उसे नहीं छुएगा। जॉन कांपते हुए घुटनों के बल गिरकर बेतहाशा प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैं अंधा था जो आपको पहचान न सका। मैंने आपको जादूगर समझ लिया था। कृपया मुझे क्षमा करें। पिता को झुकते देख आर्थर भी तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। मैंने उसे पकड़ लिया। तुम मेरे नए अनुयायी हो, सीधे खड़े रहो। जॉन जमीन पर घुटनों के बल बैठा बेतहाशा प्रार्थना कर रहा था। उसकी कांपती पीठ देख मैंने अगला काम समझाया। कल सुबह गाय और पत्नी को यहाँ ले आना। याद रखना, सिर्फ गाय उधार चाहिए। मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जॉन को निर्देश देकर मैंने हाथ हिलाकर उसे विदा किया। जॉन अनंत कृतज्ञता के साथ चला गया। मैंने उसकी पीठ की ओर देखा और लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार मैं इस बूढ़े आदमी को वापस भेजने में कामयाब हो गया।
अब अगला समय मेरे स्टीव के विशेष विकास का है। मैंने आर्थर द्वारा लाई गई ऊन की गेंद निकाली, उसे क्राफ्टिंग टेबल में डालकर धागे में तोड़ा, लकड़ी की छड़ें मिलाई और सीधे शुरुआती खेल का अद्भुत उपकरण एक मछली पकड़ने की छड़ी बना ली। एक मछुआरा कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने अपना फावड़ा घुमाया, जमीन में 2x2 का गड्ढा खोदा, उसमें 2 बाल्टी भूमिगत पानी डाला, फिर उसे बाहर की ओर बढ़ाया और एक मानक 4x4 का मछली तालाब बना दिया। डोरी फेंकी, पानी पर मारा, फ्लोट पानी की सतह पर चुपचाप तैरता रहा। आखिरकार हकीकत कोई खेल नहीं है। मैंने पूरे 10 मिनट इंतजार किया और पानी की सतह पर कोई हलचल नहीं हुई। मैं जल्दी में नहीं था और बस घास पर बैठ गया। हवा चली, पत्ते सरसराए। मुझे कहना पड़ेगा, यह जंगली जीवन जिसमें न तो टैक्स देना है और न ही किसी सामंत के लिए काम करना है, वाकई काफी सुकून देने वाला है। इसी वक्त फ्लोट अचानक डूब गया, मछली फंसी। मैंने अचानक हाथ उठाया और आधा मीटर लंबी कॉर्ड मछली सतह से बाहर निकली, हवा में सुनहरी रोशनी में बदल गई और सीधा मेरी इन्वेंट्री में जा गिरी। क्या यह खनन से बेहतर नहीं है? समुद्री भोजन की आजादी मिल गई। अगर मैं कोई जादुई किताब निकाल लूं, जैसे कि मेंडिंग या लक ऑफ द सी, तो यहीं से किस्मत बदल जाएगी। डोरी फेंकी, ठीक है, फिर से एक कॉर्ड मिली, फिर से कमाल है। एक पफर फिश, जारी रखें। एक लकड़ी की छड़ी, मुझे इस बेकार चीज की क्या जरूरत है? मैं पूरी रात पानी के गड्ढे के पास मेहनत करता रहा, जबकि पहाड़ के नीचे ओक हेवन में सब कुछ उलट पुलट हो रहा था। जॉन रात भर दौड़कर एल्डर एल्डन के घर गया और गांव की इकलौती बूढ़ी पीली गाय उधार मांगने के लिए मुंह खोला। एल्डर एल्डन ने अपनी पाइप में कश लिया, उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ी हुई थीं। अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा जी चुके एल्डर ने कौन सा तूफान नहीं देखा था। जब जॉन ने कहा कि पहाड़ पर एक दिव्य दूत सिलास आया है जो गेहूं को पकाने और हवा में से चूजे पैदा करने की शक्ति रखता है, तो एल्डर के मन में बस 2 शब्द आए, ठग आदमी। 3 महीने से भी ज्यादा समय से भीषण सूखा पड़ा हुआ था। अगर सच में कोई भगवान उतरता तो क्या वह बस खेतों की फसलें सूखते और मरते हुए देखता रहता? यह निश्चित रूप से बाहर से आया कोई घुमंतू ठग था जो चालबाजी कर रहा था। लेकिन जॉन की लाल आंखें देखकर एल्डन समझ गया कि उसे समझाना बेकार है। उसने अपनी आंखें घुमाई और गाय उधार देने के लिए मान गया, लेकिन शर्त रखी कि वह खुद भी कल सुबह साथ जाएगा। जॉन को भेजने के बाद एल्डन ने तुरंत अपने दोनों हट्टे कट्टे बेटों को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में अब सख्ती थी। कल सुबह मैं उनके साथ जाऊंगा, तुम रास्ते में निशान छोड़ते जाना और चुपचाप पीछे पीछे आना। जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम दौड़कर उस ठग को पीट डालना। दोनों बेटों ने अपनी उंगलियां चटकाईं, उनके चेहरे पर दरिंदगी थी और वे मान गए। अगले दिन सुबह होते ही जॉन की पत्नी मैरी की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। उसका पूरा शरीर तप रहा था, बुखार में वह बड़बड़ा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह बच नहीं पाएगी। जॉन चिंता में पागल हो गया। उसने आर्थर को लात मारकर जगाया ताकि वह गांव के मुखिया को बुलाए, जबकि वह खुद मैरी को पीठ पर उठाकर पहाड़ की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़ा। आर्थर ने एल्डन को बिस्तर से घसीटकर बाहर निकाला। ये सुनकर कि कोई मरने वाला है और फिर भी वे पहाड़ पर दौड़ना चाहते हैं, वह गुस्से में अपनी जांघ पर हाथ मार बैठा। क्या पाप है, ऐसे समय में तुम जड़ी बूटी वाले को नहीं ढूंढते बल्कि उस ठग को ही ढूंढने पर अड़े हो। उसने पीली गाय निकाली, गुस्से में पीछे चल दिया, कसम खाते हुए कि धोखेबाज को बेनकाब करेगा। समूह तेजी से बढ़ा। घंटों दौड़ने के बाद जंगल में मेरा डेरा दिखा। एल्डर एल्डन डेरा देख स्तब्ध रह गए। चारों ओर मशालें जल रही थीं। एक चौकोर पत्थर का घर था और गेहूं की कतारें उगी हुई थीं। हैरानी की बात थी कि एक गोरा युवक उथले गड्ढे पर मछली पकड़ रहा था। वह पानी इतना साफ था कि तली दिख रही थी, पर वहां मछली या जलकुंभी भी कुछ भी नहीं थी। एल्डन ने व्यंग्य से कहा, यह सरासर धोखा था। अगर वह इस टूटे गड्ढे से कुछ भी निकाल पाता तो यह कोई चमत्कार ही होता। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, मैं पानी के गड्ढे के किनारे बैठा हुआ था और अचानक मैंने अपना हाथ उठा दिया। छप छप, उस निर्मल जल के गड्ढे से अचानक एक विशाल मछली जो लगभग आधा मीटर लंबी थी उछलकर बाहर आ गई। फिर वह बड़ी मछली हवा में एक चमकदार सुनहरी रोशनी में फट गई और सीधा मेरी देह में समा गई और गायब हो गई। एल्डन की आंखें हैरानी से बाहर निकलने को हो गईं। उसके पैर कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके दिमाग में बस एक ही विस्फोटक विचार रह गया, एक चमत्कार। ये सचमुच एक चमत्कार है। मैंने अपनी इन्वेंट्री में अतिरिक्त कॉड मछली को देखा और निराशा में आह भरी। रात भर फिशिंग के बाद मेरी इन्वेंट्री कॉड, पफर फिश, सैल्मन और कटोरे, बोतलें, मकड़ी के जाले जैसी चीजों से भर गई। एक भी हड्डी नहीं गिरी। जादुई किताब तो दूर की बात है। जैसे ही मैं शिकायत कर रहा था, पीछे से आर्थर की बेचैन आवाज आई, बॉस, मेरी माँ मर रही हैं, कृपया जल्दी से उन्हें बचाइए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जॉन हांफते हुए आया। उसकी पीठ पर एक दुबली पतली कमजोर महिला थी। उनके पीछे एल्डर एल्डन चल रहे थे जो गाय को लेकर आ रहे थे। मैंने सिर हिलाया, एक लोहे की बाल्टी निकाली और उस बूढ़ी पीली गाय के पास चला गया। ध्यान से देखने पर मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये गाय तो नर है। खैर कोई बात नहीं, एमसी के नियमों में गाय तो बस गाय होती है। यहाँ नर और मादा में कोई फर्क नहीं है। मैंने खाली लोहे की बाल्टी पकड़ी, उसे सांड के पेट के नीचे लगाया और मन ही मन बोला, यूज करो। अगले ही पल सांड के पेट के नीचे से दूधिया सफेद दूध फव्वारे की तरह निकल पड़ा और पल भर में पूरी लोहे की बाल्टी भर गई। वह बूढ़ी पीली गाय तो हिली तक नहीं, उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। संतुष्ट होकर मैं लोहे की बाल्टी लेकर पलटा, लेकिन यह नहीं देखा कि मेरे पीछे खड़े कई लोगों के जबड़े तो लगभग जमीन से टकरा गए थे। सांड से दूध निकालना एक बात थी, लेकिन असली बात तो वह लोहे की बाल्टी थी। उसमें ठीक 1 घन मीटर दूध था।
एक घन मीटर तरल का वजन 1 टन होता है। मैंने 1 टन की लोहे की बाल्टी को एक हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे कोई लकड़ी का बियर मग उठा रहा हो। आर्थर मेरे बगल में घबरा कर निकल गया और मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई राक्षस देख रहा हो। अपनी पत्नी को नीचे लिटा दो, वह यह बाल्टी भर दूध पीने के बाद ठीक हो जाएगी। मैंने पास के पत्तों के बिस्तर की ओर इशारा किया। जॉन ने जल्दी से मैरी को सीधा लिटा दिया। उस टन दूध को पकड़े हुए मैं दुविधा में पड़ गया। मैं इसे कैसे पिलाऊं? खेल में, आप इसे खुद ही पी लेते हैं। किसी और को पिलाना पहली बार है। मैंने एक लकड़ी का कटोरा निकाला, उसमें दूध भरा और जॉन से उसे पिलाने को कहा। मैरी ने दूध पी लिया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। शायद लकड़ी का कटोरा बेकार है, उसे बोतल से सीधे पीना होगा। नहीं, सीधे बाल्टी से ही पीना होगा। आंटी मैरी, अगली बार कोई दिक्कत हो तो बस छोटी उंगली हिला देना। मैरी ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने दूध की बाल्टी उसके होठों से लगा दी। फिर एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने भौतिकी को चुनौती दी। लोहे की बाल्टी में दूध के लिए मुझे बिल्कुल भी कोण झुकाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूध सीधे बाल्टी की दीवार पर चढ़ गया और लगातार मैरी के गले में बहता चला गया। पूरा 1 घन मीटर दूध कुछ ही पलों में उसके सूखे पेट में चला गया। हैरानी की बात है कि उसका पेट बिल्कुल भी फूला नहीं। जैसे ही दूध खत्म हुआ, मैरी के चेहरे पर दर्द का भाव चमत्कारी रूप से गायब हो गया और उसके पीले कागज जैसे गालों पर जल्दी ही गुलाबी रंग लौट आया। उसने अपनी आंखें खोली, मुझे आभार भरी मुस्कान दी, फिर सिर झुकाया और गहरी थकी हुई नींद में चली गई। बिल्कुल सही, दूध सभी नकारात्मक स्थिति प्रभावों को दूर कर देता है, यहाँ तक कि लाइलाज बीमारियां भी एक ही झटके में मिट सकती हैं। इस समय का फायदा उठाकर मैंने ध्यान से उन 2 अन्य लोगों को देखा जो साथ आए थे। बुजुर्ग एल्डन उत्साह से कांप रहे थे और वहाँ एक छोटी लड़की भी थी जो सेम के पौधे जैसी दुबली थी, जॉन के पीछे छुपी हुई थी। वह आर्थर की छोटी बहन लिली थी। इस सूखी सिमट्टी सी लड़की को देखकर मैंने यूं ही अपनी इन्वेंट्री से दर्जन भर से ज्यादा बड़े लाल सेब निकाले और उसके हाथों में थमा दिए। छोटी लड़की चौंक गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। दूध का अच्छा असर देखकर मैंने और बाल्टियां उधार लीं और सबके लिए एक एक बाल्टी दूध डाल दिया। तुरंत ही सभी के छुपे हुए जख्म और पुरानी बीमारियां पूरी तरह ठीक हो गईं। एल्डन अपने पैरों को मलते हुए खुशी से रोने लगे। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, इस तुच्छ व्यक्ति की प्रार्थना सुने और हमारे गांव को बचाने का रास्ता दिखाएं। वह घुटनों के बल गिरने ही वाले थे। मैंने उन्हें ऊपर खींच लिया। वह बूढ़ा मेरे अनंत जलकुंड को घूरता रहा। मैं समझ गया था कि वह क्या कहेंगे। इन दिनों में पानी की कमी जानलेवा है। तुम पानी की भीख मांग रहे हो, है ना? मेरे पीछे आओ। मैं समूह को ओखेवन की ओर ले गया। पूरी रात मछली पकड़ने के बाद मैं लगातार 4 बार लेवल अप हुआ और अब मैं लेवल 8 पर हूँ। मेरी गतिविधि की सीमा सीधे 2187 मीटर तक बढ़ गई है। हम जंगल में 1 किलोमीटर से ज्यादा चले और आखिरकार मैंने सामने अदृश्य हवा की दीवार को छू लिया। आइए यहीं रुकते हैं। मैंने अपनी इन्वेंट्री से एक पानी की बाल्टी निकाली, उसे हवा की दीवार के पास रखा और पानी को जमीन पर डाल दिया। एक जादुई दृश्य घटित हुआ। पानी की धार अचानक हवा में प्रकट हुई, ढलान के दोनों ओर बहती रही, लगातार और कभी न सूखने वाली। एल्डन उस कभी न खत्म होने वाले जलस्रोत को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह इतना उत्साहित हो गया कि ठीक से बोल भी नहीं पाया, लेकिन वह बार बार गांव की दिशा में देखता रहा। साफ तौर पर हैरान था कि मैं पानी सीधे गांव में क्यों नहीं डाल देता। मैं भी गांव जाना चाहता हूँ, लेकिन हालात इसकी इजाजत नहीं देते। मैंने एक आह भरी, क्या मेरे स्वामी को कोई कठिनाई है? एल्डन ने सावधानी से पूछा। मैंने मन ही मन सोचा, ये बात तो मुझे कभी न कभी समझानी ही पड़ेगी। क्यों न अभी ही थोड़ा बड़ा बन जाऊं। जैसे ही मैं इस सीमा से बाहर जाऊंगा कोई आपदा आ जाएगी। ध्यान से देखो। मैंने गहरी सांस ली और जानबूझकर हवा की दीवार के बाहर एक कदम रखा। जैसे ही मैं क्षेत्र से बाहर गया, असली दुनिया की जबरदस्त अस्वीकृति MC स्पेस के खिलाफ टूट पड़ी। धरती कांपने लगी, बहुत जोर से कांपने लगी। एक तेज भूकंप ने एल्डन को लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा दिया। उसे डर के मारे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन फट रही है। और भी डरावना था आसमान। असंख्य काले दरारें अचानक नीले आसमान में फैल गईं, जो पागलों की तरह पूरे आकाश में एक विशाल मकड़ी के जाले की तरह फैलती चली गईं। पूरा संसार ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। आसमान गिर रहा है, स्वर्गीय दंड उतर आया है। एल्डन डर से कांप उठा, उसकी पैंट गीली हो गई और वह पीछे रेंगने लगा। आर्थर ने मेरी जांघ पकड़ी और सिसकते हुए बोला, बॉस वापस आओ, सब मर जाएंगे। मैंने जल्दी से अपना पैर पीछे खींचा और एयर वॉल के अंदर लौट गया। कंपन तुरंत रुक गया और आसमान की काली दरारें इतनी तेजी से भर गईं मानो कुछ हुआ ही न हो। मैंने जमीन पर गिरे हुए लोगों की भीड़ की ओर देखा और कंधे उचका दिए। देखा, अगर मैं चला जाऊं तो यही होता है। मेरी शक्ति बहुत ज्यादा है, मृत्युलोक इसे सहन नहीं कर सकता। उस सुबह एल्डर एल्डन लगभग लुढ़कते और रेंगते हुए गांव वापस पहुंचा। घर घुसते ही उसकी रूह जैसे शरीर छोड़ गई। उसने पत्नी की बातें अनसुनी की और पत्नी द्वारा हाथ में पवित्र क्रॉस थमाने पर ही वह होश में आया। दुनिया खत्म नहीं हुई थी, देवता सच में अस्तित्व में है और मृत्युलोक को नष्ट होने से बचाने के लिए उस संत ने खुद को काले जंगल में कैद करना बेहतर समझा। ये सोचकर एल्डन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मेरे प्रति उसका आदर चरम पर पहुंच गया। तभी उसके 2 हट्टे कट्टे बेटे उत्साहित होकर अपने आत्मरक्षा के लोहे की नोक वाले लकड़ी के डंडे लेकर अंदर दौड़ते हुए आए। पिताजी, हम तैयार हैं, कब चलें उस ठग को पीटने? एल्डन ने डर के मारे 2 मीटर दूर तक अपनी दलियां थूक दी।
उसकी पीठ पसीने से भीग गई। वह उछलकर खड़ा हो गया और अपने बड़े बेटे के सिर के पीछे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह वहीं आधा चक्कर घूम गया। उसकी पिटाई करोगे? वह तुम्हें अपनी पिटाई करने देगा? वह एक जीवित दिव्य दूत है। जो भी उसकी एक बाल को छुएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। पिटाई से दोनों बेटे हक्के बक्के रह गए, सिर पकड़कर दुखी नजरों से देखने लगे। क्या आपने ही तो कल रात हमें तैयारी करने को नहीं कहा था? चुप रहो, जाओ और गांव के सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को टाउन स्क्वायर में बुलाओ। मुझे एक बहुत बड़ी घोषणा करनी है। बुजुर्ग एल्डन ने अपना सिर काले जंगल की ओर घुमा लिया और बार बार क्रॉस का चिन्ह बनाते हुए प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु दूत, हमें क्षमा करें। अज्ञानी निडर होते हैं, अज्ञानी निडर होते हैं। इधर जंगल के कैंप में मैं खाली नजरों से हाल ही में सामने आई नई क्राफ्टिंग रेसिपी को घूर रहा था। अभी अभी क्राफ्टिंग टेबल को देखते हुए मैंने सच में एक नई रेसिपी खोज ली। कैंप फायर, 3 लकड़ियां, 3 छड़ें, एक कोयले का टुकड़ा। मैंने तुरंत यह चीज बनाई और जमीन पर रख दी। एक लौ भड़क उठी और घना धुआं आसमान को चीरता हुआ ऊपर गया। मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और सच में जलने जैसा एहसास हुआ। लौ मेरी हथेली पर चढ़ गई। इतनी जलन हुई कि दर्द होने लगा। मैंने जल्दी से आग बुझाने के लिए पूल में छलांग लगा दी। यह आसपास की घास जला सकता है और खास बात यह है कि मैंने कोनों पर कच्ची मछली फेंकी। कुछ ही मिनटों में डींग के साथ 4 पकी मछलियां बाहर आ गईं। ये फर्नेस से भी ज्यादा तेज है। और भी ज्यादा हैरान करने वाले कारनामे इसके बाद हुए। मैं एक बाल्टी पानी लेकर आया और उसे सीधे कैंप फायर के पास डाल दिया। जैसे ही पानी फैला, वह वास्तव में अपने आप कैंप फायर को बाएं पास कर गया। मिट्टी के ब्लॉक्स से पानी को सीधे कैंप फायर के ऊपर डाला, जिससे आग पानी के नीचे भी तेजी से जलती रही। धुआं भी पानी की परत पार कर ऊपर उठ रहा था। जब तक पानी सीधे आग के केंद्र में न डालें, यह बुझ नहीं सकती। यह एक शानदार प्रकाश स्रोत और कुकर है जो भौतिकी को नजरअंदाज करता है। कमाल है। मछली पकड़ते रहो। मछली पकाने के लिए कैंप फायर होने से अब मैं पूरी तरह से प्रेरित था। मुझे जल्दी से जल्दी अनुभव इकट्ठा करके स्तर बढ़ाना था ताकि मैं जल्द ही अपनी सीमा गांव तक बढ़ा सकूं। इस समय ओक हेवन स्क्वायर में तेज धूप आसमान में चमक रही थी। गांव के सभी किसान गर्मी से पसीने पसीने हो रहे थे, फावड़े पकड़े हुए थे और शिकायत कर रहे थे। एल्डर एल्डन अपनी पाइप पीते हुए ने देखा कि सभी लोग आ चुके हैं। फिर वह उठे और अपना बड़ा हाथ हिलाया। झगड़ा बंद करो, मेरे पीछे आओ, हमारी जान बचाने के लिए पानी है। भीड़ तुरंत शोर मचाते हुए फूट पड़ी और बुजुर्ग के पीछे पीछे शान से उस जल स्रोत की ओर दौड़ पड़ी जिसे मैंने पीछे छोड़ा था। भीड़ में डिक्सन नाम का एक गांव का गुंडा पागलों की तरह गालियां दे रहा था। उसने अपना सीना ठोकते हुए गारंटी दी कि वह कल ही जंगल के इस हिस्से में गया था और वहां एक भी बूंद पानी नहीं थी। अगर वह झूठ बोल रहा हो तो उसे बिजली का झटका लगे और इस जन्म में कभी पत्नी ना मिले। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, समूह जंगल के किनारे पहुंच गया। आगे चल रहे लोगों ने जोरदार खुशी से आसमान गूंजा देने वाली जयकारें लगाईं। डिक्सन अवाक रह गया। वह भीड़ से निकलकर देखने गया और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। हवा में जमीन से 1 मीटर ऊपर पानी का एक पारदर्शी ब्लॉक बिना किसी सहारे, बिना किसी पाइप के कहीं से भी लटका हुआ था। उस लटके हुए ब्लॉक से क्रिस्टल जैसा साफ पानी बह रहा था जो दोनों तरफ की मिट्टी की ढलान से नीचे बह रहा था। कभी सूखता नहीं था। यह निश्चित रूप से जमीन से रिसने वाला पानी नहीं था। यह शून्य से, हवा में से बना हुआ पानी था। बुजुर्ग एल्डन एक तरफ खड़े होकर अपनी दाढ़ी सहला रहे थे, पूरी तरह गर्व से भरे हुए। उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि वे अपने फावड़े चलाकर पानी के नीचे की मिट्टी को हटा दें। मिट्टी की परत को खोखला कर दिया गया, लेकिन वह पानी का स्रोत का ब्लॉक हवा में स्थिरता से तैरता रहा। एक बूंद भी नहीं टपकी। अगर राजधानी के शाही विद्वान यह दृश्य देख लेते तो शायद वहीं पागल हो जाते। सभी गांव वाले पागलों की तरह आगे की ओर झपट पड़े। कुछ लोगों ने अपने हाथों से पानी लेकर बेतहाशा पीना शुरू कर दिया। कुछ ने तो सीधे अपना पूरा सिर ही उस पानी में डुबो दिया। मीठा झरने का पानी उनके गले से उतरकर उनके सूखे पेटों में चला गया। डिक्सन एक तरफ खड़ा होकर खुद को जोर से थप्पड़ मार रहा था। सच में दर्द हो रहा है। ये सपना नहीं है। मेरी कसम सच हो गई। अब मुझे इस जन्म में पत्नी नहीं मिलेगी। चाहे उसे पत्नी मिले या न मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी मिलना मतलब जिंदा रहना। एल्डन ने मौके का फायदा उठाकर सबको चेतावनी दी। याद रखना, ये पानी लॉर्ड सेंट की देन है। लॉर्ड जंगल के अंदर है। जो भी उन्हें परेशान करने जाएगा, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। मैं पानी के नीचे अलाव के पास बैठा बोर होकर अपनी बंसी खींच रहा था। फिर से टूटे हुए चमड़े के जूते निकले। बुरी किस्मत है, मैंने पूरी रात मछली पकड़ी और जादुई किताब का एक बाल भी नहीं दिखा। जैसे ही मैं शिकायत कर रहा था, आर्थर पसीने से तरबतर दौड़ता हुआ आया। मैंने लापरवाही से वह चमड़े की जूती की जोड़ी जो अभी अभी निकाली थी उसकी ओर फेंक दी। पहनकर देखो, फिट है। आर्थर ठिठका। उसने अपने से बड़े जूतों को देखा, फिर घास की चप्पलें उतारकर उन्हें पहन लिया। एक जादुई दृश्य घटित हुआ। जैसे ही चमड़े के जूते उसके पैरों के ऊपर छुए, वे साफ तौर पर सिकुड़ने लगे और उसके पैरों के आकार में पूरी तरह ढल गए। आर्थर हैरानी में उछलने कूदने लगा। कभी जूते उतारता, कभी पहनता और खूब मजे कर रहा था। ठीक है, अब खेलना बंद करो। मैंने पत्थर की कुल्हाड़ी और फावड़ा निकालकर उसकी ओर फेंका।
अपनी कटार से अपनी बाह पर वार करो। बिना सोचे आर्थर ने कटार निकाली और बाएं हाथ पर वार करने की हरकत की। कोई खून नहीं निकला। धार उसके चमड़े पर फिसल गई और हैरानी की बात है कि बस एक हल्का सा सफेद निशान छोड़ गई। ये तो उसकी त्वचा तक नहीं काट पाई। आर्मर की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय है। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। जब तक मैं चमड़े के पूरे गियर का सेट तैयार कर लूं, तब तक यह मजबूत कवच अंक देगा। साधारण तलवारें और धारदार हथियार लोगों को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर मैं शूरवीरों के एक दस्ते को यह पहनाऊं, तो वे इन अशांत समयों में निडर होकर घूम सकते हैं। जाओ, पत्थर की कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटो। मैंने आदेश देना जारी रखा। प्रयोग अंत तक चलना चाहिए। देखना था कि क्या असली लोग भी एमसी के भौतिकी नियम सक्रिय कर सकते हैं। आर्थर ने कुल्हाड़ी घुमाकर पेड़ काटना शुरू किया और लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगे। कटाव बड़ा और बड़ा होता गया। धमाके के साथ विशाल पेड़ सहारा खोकर सीधा जमीन पर गिर गया। कोई लकड़ी का ब्लॉक नहीं गिरा और न ही पेड़ हवा में तैरा। मैंने एक आह भरी। उम्मीद के मुताबिक एमसी औजारों के इस्तेमाल पर वे सिर्फ साधारण लोहे जैसे काम करते हैं और ब्लॉक ड्रॉप मैकेनिक सक्रिय नहीं होता। पत्थर की कुल्हाड़ी, हल और लोहे की बाल्टी से कोशिश करने पर भी हर जगह असफलता ही मिली। गांव वालों को औजार देकर मुझसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करवाने की मेरी योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक आखिरी चीज आजमाओ। मैंने 7 लकड़ी की स्लैब से बना एक कंपोस्टर निकाला। जाओ, कुछ घास तोड़ो और इसमें डाल दो। आर्थर ने जैसा कहा गया वैसा ही किया। जैसे ही घास को लकड़ी के बैरल में डाला गया, वह सीधे हरे कणों में बदल गई और गायब हो गई और बैरल के नीचे एक परत धूसर भूरे खाद की बन गई। सफलता मिली। हालांकि वे औजारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन कंपोस्टर के लिए इंटरेक्शन हिट बॉक्स खुला था। इस बैरल को उठाने की कोशिश करो। आर्थर ने पूरी ताकत लगाकर अपना चेहरा लाल कर लिया, लेकिन कंपोस्टर जरा भी नहीं हिला। अच्छा ही है कि इसे हिलाया नहीं जा सकता। वह इसे यहीं एक स्थायी रिसाइकलिंग स्टेशन के रूप में छोड़ देगा। मैंने अपने हाथों की धूल झाड़ दी। ठीक है आर्थर, दोनों मुर्गियां ले जाओ और अपनी माँ को खिलाओ। कल फिर आना। आर्थर को विदा करने के बाद मैं जंगल के किनारे टहलने निकल पड़ा और रास्ते में जल स्रोत की स्थिति भी देख ली। मैं अभी पास भी नहीं पहुंचा था कि मेरे सिर में भनभनाहट होने लगी। एक बड़ी भीड़ खुले मैदान में घुटनों के बल बैठी थी। पुरुष, महिलाएं और बच्चे, कुल मिलाकर 54 लोग भूख से मम्मी जैसे दिख रहे थे। केवल हड्डियां और चमड़ी, आंखों के गड्ढे गहरे धंसे हुए। जब हवा चलती तो ऐसा लगता मानो वह इन सबको एक साथ गिरा सकती है। मेरे क्षेत्र की दिशा में मुंह करके उन्होंने कुछ सूखी घास के गट्ठर जलाए जो अनुष्ठानिक धूप की तरह काम कर रहे थे। जमीन पर सूखी हुई जंगली सब्जियों की जड़ें रखी थीं। एक बूढ़ी औरत ने अगुवाई की और पूरा गांव जमीन पर लेट गया, बेतहाशा प्रार्थना करते हुए, बुदबुदाते हुए कुछ बोल रहे थे। हे भगवान, मेरे लिए बलि चढ़ा रहे हैं, मैं अभी मरा नहीं हूँ। एल्डन ने ऊपर देखा और मुझसे नजरें मिलाईं। इस बूढ़े की रूह कांप गई। वह घबराकर दौड़ा और कीचड़ में साष्टांग गिर पड़ा। साधारण नागरिक एल्डन भगवान संत का स्वागत करता है। उसकी आवाज के साथ उसके पीछे दर्जनों लोग इतने डर गए कि उन्होंने अपने चेहरे कीचड़ में कसकर दबा लिए। यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। मैं उसे उठाने दौड़ा। बाबा उठिए, मैंने कहा था। मैं कोई देवता नहीं हूँ। मेरे समझाने पर वे और कांपने लगे। इन आम लोगों को देखकर जो इतनी भूख से बेहाल थे कि किसी भी पल आखिरी सांस ले सकते थे, मेरे सीने में भारी बोझ सा महसूस हुआ। क्योंकि समझाने से काम नहीं बन रहा, तो अब सख्त कदम उठाने का वक्त है। मैंने लकड़ी की तख्तियां निकाली और जमीन पर जोर जोर से ठोकने लगा। स्मैक 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 स्मैक। पलक झपकते ही 4 मीटर चौड़ी और आधा मीटर ऊंची एक सपाट लकड़ी की मेज सबके सामने अचानक प्रकट हो गई। संपूर्ण शांति। सांस लेने की आवाज भी थम गई। उनकी भयभीत निगाहों को नजरअंदाज करते हुए मैंने अपना सामान निकाला और रात भर में जो कुछ भी मैंने मछली पकड़कर इकट्ठा किया था वह सब बाहर निकाल लिया। 14 मोटी और विशाल कॉर्ड मछलियां, हर एक पूरी आधा मीटर लंबी, ठंडी चांदी जैसी चमकती हुई, एक छोटी सी पहाड़ी की तरह लकड़ी की मेज पर जोर से गिर पड़ी। इस दृश्य का प्रभाव वाकई दिमाग हिला देने वाला था। ये मछली है, इतनी बड़ी मछली। गांव वाले पागल हो गए। उनके गले से जानवर जैसी लालची निगलने की आवाजें आने लगी। इन दिनों तो नदियों के तल का कीचड़ भी सूख कर फट गया था। इतनी बड़ी जिंदा मछली भला कोई कहां से ला सकता था? इनमें से एक मछली भी अगर बचाकर खाई जाए तो एक परिवार आधा महीना आराम से गुजार सकता है। मैंने अपना गला साफ किया। मेरी आवाज में अपने आप एक प्रभावशाली आभा आ गई। बुजुर्ग, ये 14 मछलियां आपकी बस्ती के 14 घरों में से हर एक के लिए एक। नीचे से जोरदार सांस लेने की आवाज आई और कोई तो महज उत्तेजना में बेहोश भी हो गया। लेकिन मुझे एक नियम बनाना होगा। अब से हर दिन इसी समय मैं यहाँ 14 मछलियां रखूंगा। आपको बस इतना करना है कि पहाड़ पर जाएं, घास उखाड़ें, पत्ते तोड़ें और उन 7 खाद के गड्ढों को मेरे लिए भर दें। घास के बदले मोटी ताजी मछली। ये कैसा शर्त थी? ये तो जैसे भगवान का दिया हुआ वरदान था। धन्यवाद लॉर्ड साइलस, मेरे प्रभु, जीवन का उपहार देने के लिए धन्यवाद। गांव वाले फिर से साष्टांग दंडवत करते हैं। उनके माथे जमीन से टकरा रहे हैं, चेहरे आंसुओं और नाक से सने हुए हैं। मैं सच में यह दृश्य सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने हाथ हिलाया और जंगल की गहराई में गायब हो गया। अगले 3 दिनों तक मैं पूरी तरह से एक निर्दयी मछली पकड़ने वाली मशीन में बदल गया। दिन में मछली पकड़ता, शाम को खाद बनाने वालों से हड्डी का चूर्ण इकट्ठा करता और रात में उसी हड्डी के चूर्ण से गेहूं को पागलों की तरह जल्दी पकाता, बीज काटता और फिर मछली पकड़ना जारी रखता। मेरा अनुभव बार तेजी से बढ़ा
और प्रगति आधे से ज्यादा हो गई थी। एक स्तर और बढ़ते ही मेरी जागीर सीधे ओक हेवन के पूरे इलाके को घेर लेगी। ओक हेवन में पेट भर जाने के बाद गांव वाले ऐसे काम कर रहे थे जैसे उनमें मुर्गे का खून भर दिया गया हो। एल्डन ने तो पूरे गांव के बूढ़ों और बच्चों को भी जुटा लिया ताकि गांव के सबसे बड़े और मजबूत पत्थर के घर को खाली कराया जा सके। हर घर ने अपना सबसे अच्छा, सबसे कीमती फर्नीचर अंदर लाकर रखा। लॉर्ड साइलस जल्द ही पहाड़ से नीचे आएंगे। भले ही लॉर्ड यहाँ न रहें, हमें यहाँ सबसे भव्य सजावट करनी ही होगी। एल्डन आंगन में खड़े होकर पूरी ताकत से आदेश चिल्ला रहे थे। गांव वाले खुशी खुशी सामान इधर उधर कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर सेहतमंद लालिमा चमक रही थी। जैसे ही ओक हेवन शांति में डूबा हुआ था, एक संकट चुपचाप पास आ रहा था। ओक हेवन से 2 मील दूर उनका दुश्मन एशवेल था। पानी और जमीन के लिए दोनों गांवों में सालों से जंग जारी थी। टूटी टांगें और घायल सिर वहां आम थे। अब महान अकाल के दौरान एशवेल में भी बहुत पहले से पानी और खाना खत्म हो चुका था। गांव वाले रोज सूखी जड़ों को खोदकर खुद को जिंदा रखते थे। एशवेल में गैरेथ नाम का एक आलसी बदमाश था जो मरने का इंतजार कर रहा था। उस दिन गांव ने उसे खाना खोजने निकाल दिया। भूख से बेहाल होकर वह अनजाने में ओक हेवन की सीमा पर आ गया। ठंडी हवा बह रही थी। गैरेथ की कुत्ते जैसी नाक अचानक फड़क उठी। मांस की खुशबू थी। ये ताजे मछली के सूप की गहरी खुशबू थी। उसने अपने गले में उठती खट्टी डकार को निगला और खुशबू का पीछा करते हुए चुपके से ओक हेवन में घुस गया। अजीब, बहुत ही अजीब। गांव शांत था। कोई भी जंगली सब्जियां खोदने बाहर नहीं आया था। इसके अलावा खुशबू सिर्फ एक घर से नहीं आ रही थी। हर एक घर में मछली का सूप उबल रहा था। गैरेथ की आंखें जलन से लाल हो गईं। वह लगभग ईर्ष्या से पागल हो उठा। हमारा गांव भूख में पेड़ की छाल चबाता है, जबकि तुम ओक हेवन में रोज मछली मांस उड़ाते हो, क्यों? वह झुककर एक खाली झोपड़ी के पास गया और टूटा लकड़ी का दरवाजा लात से खोल दिया। छत से 2 बड़ी आधा मीटर की सूखी कॉड मछलियां लटक रही थीं। पास ही एक बड़ा मटका साफ और मीठे पानी से भरा था। गैरेथ दौड़ कर गया, लकड़ी का करचुल उठा, 3 कटोरे पानी गटक गया और तृप्ति की डकार ली। इसके बाद वह एक स्टूल पर चढ़ा, छत की बलियों से दोनों बड़ी मछलियां जोर से नोचकर नीचे उतारी और उन्हें अपने सीने से कसकर लगा लिया। मैं तो मालामाल हो गया। ये सब मेरा है। वह दरवाजे से बाहर फिसलने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक बच्चे की तेज चीख सुनाई दी। चोर, चोर को पकड़ो! एशवेल के लोग लॉर्ड एमिसरी की मछलियां चुरा रहे हैं। जैसे ही यह आवाज गूंजी, ओक हेवन पूरा का पूरा एकदम उथल पुथल हो गया। दर्जनों तंदुरुस्त जोशीले आदमी अपने कांटे और मछेते उठाकर आंखों में खून की प्यास लिए बाहर दौड़ पड़े। इसे काट डालो! कैसे हिम्मत की इसने लॉर्ड की मछलियां चुरा ली। गैरेथ इतना डर गया कि उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़ने ही वाली थी। उसके दोनों पैर इतनी तेजी से चले कि वे धुंधले हो गए। जब वह पागलों की तरह गांव से बाहर भागा, उसकी बाहों में पकड़ी मछलियां बहुत भारी थीं और उसकी रफ्तार को काफी धीमा कर रही थीं। पीछे से आती गुस्से भरी दहाड़ें जब और करीब आती गईं, गैरेथ ने दांत भींचे, दोनों मछलियों को जोर से जमीन पर पटक दिया और खाली हाथ लुढ़कते रेंगते हुए ओक हेवन की सीमा से बाहर निकल गया। गैरेथ भागते हुए एशवेल पहुंचा। पैर लड़खड़ाने से वह गिर पड़ा। वह ऊन लेने गया था पर खुद लुटकर लौटा। उसे मांस का टुकड़ा न मिला और जान जोखिम में डाल दी। वह अपमान न सह सका। उसकी आंखें घूमी और एक तरकीब सोची। अकेले नहीं लड़ सकता, अब गांव वालों के साथ तुम्हें लूटूंगा। वह जमीन से उठकर एशवेल के गांव के मुखिया हैरोल्ड के आंगन में दौड़ता हुआ पहुंचा और पूरी ताकत से चिल्लाया, मुखिया जी, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ओक हेवन के उन जानवरों ने हमारी भूमिगत पानी की सप्लाई काट दी है। हैरोल्ड इस समय चिंता में अपना सिर पकड़कर बैठा था। ये सुनते ही वह उछल पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भूमिगत पानी तो बहुत पहले ही सूख गया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं पवित्र आत्मा की कसम खाता हूँ। गैरेथ ने आग में घी डालते हुए पागलों की तरह कहा। उन्होंने न सिर्फ पानी काटा बल्कि चुपचाप उसी पानी से विशाल मछलियां पाल रहे हैं। हर घर की छत की बल्ली पर आधा मीटर लंबी मछलियां लटकी हुई हैं। मैं तो बस एक घूंट पानी मांगने गया था और वे मुझे लगभग मार ही डालते। ये शब्द ऐसे थे जैसे बारूद के ढेर पर चिंगारी गिर गई हो। एशवेल के गांव वाले पहले ही आंगन के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। ये बातें सुनकर सबकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। 3 साल की भयंकर अकाल, बच्चों को खाने के लिए बेचने की दर्दनाक हालत उनकी आंखों के सामने थी। तो असल में ओक हेवन ने ही उनकी जिंदगी की राह काट दी थी। किसी का पानी काटना उसके माता पिता की हत्या करने जैसा है। तभी तो हमारे गांव में तो कीचड़ भरा पानी भी नसीब नहीं होता। सारा पानी तो उन्होंने जमा कर लिया है। अपने हथियार उठा लो, कल सुबह होते ही हमारा पूरा गांव वहां धावा बोलेगा। पानी की मांग करो, मछली की मांग करो, उनसे खून का बदला लो। एशवेल के ऊपर गुस्से से भरी दहाड़ें गूंज उठी। दर्जनों भूखे दुबले पतले आदमी अपनी मछेटियां तेज करने और भाले को नुकीला करने लगे। गैरेथ भीड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर रही थी। लड़ो, लड़ाई जितनी दुखद होगी उतना ही अच्छा। जब समय आएगा वह जरूर इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर ओक हेवन जाएगा और 10 बड़ी मछलियां छीन लाएगा।
इसी बीच कई मील दूर जंगल में मैं अपनी मछली पकड़ने की छड़ी पकड़े हुए था और देख रहा था कि अनुभव पट्टी आखिरकार स्तर 9 की महत्वपूर्ण सीमा को पार कर गई। धड़ाम, हवा की दीवार अचानक बाहर की ओर फैल गई। मेरा क्षेत्र कई गुना बढ़ गया और पूरे ओकहेवन तक फैल गया। मैंने अपनी छड़ी पकड़ी और देखा कि अनुभव पट्टी बढ़ गई है। मैं खड़ा हो गया, जंगल छोड़ने के लिए तैयार। अब मैं इस जंगल से निकल सकता हूँ। स्टीव, आओ। जैसे ही मैंने सामान समेटा और निकलने ही वाला था, ओकहेवन पर खूनी बारिश का तूफान आ गया। सूखे में पानी काटना जीवन छीनने जैसा है। एशवेल भूखा था और बुरी तरह हताश। गांव के पुरुषों ने औजार उठा लिए। दोनों समूह सीमा पर आमने सामने थे, जहां रेत उड़ रही थी, तलवारें और धनुष तने थे और खूनी संघर्ष तय लग रहा था। लेकिन असल में ओकहेवन के लोगों की लड़ने की कोई मंशा ही नहीं थी। उन्होंने सीधे साफ पानी से भरी बाल्टियां उठाईं, उन्हें जोर से जमीन पर पटका और साथ ही आधा मीटर लंबी मोटी मछलियां भी आसानी से सौंप दी। एशवेल के लोग वहीं स्तब्ध रह गए। उनके हथियार लगभग जमीन पर गिर ही पड़े थे। एशवेल के गांव के मुखिया हैरोल्ड अपनी छड़ी पर झुके हुए थे। उनके होंठ कांप रहे थे। एल्डन पास आए और धीरे से एक रहस्य बताया। हैरोल्ड, हमारे पहाड़ पर एक दिव्य दूत रहता है। ये पानी और मछलियां सब प्रभु की देन है। हैरोल्ड की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उन्होंने उसी समय इस बात पर विश्वास कर लिया। संदेह करने की कोई जरूरत नहीं थी। इन दिनों भगवान के अलावा और कौन कभी न खत्म होने वाला बहता पानी पैदा कर सकता है। जैसे ही दोनों गांवों में सुलह हुई, ओकहेवन में आग लग गई। बदमाश गैरेथ ने फायदा उठाकर ओकहेवन में घुसपैठ की और मेरे लिए आरक्षित संत के घर से चोरी करने लगा। हैरोल्ड गुस्से से कांप उठा। उसने तुरंत अपने आदमियों को गैरेथ को बाहर घसीटने और उसे एशवेल से निर्वासित करने का आदेश दिया। इस वीरान जंगल में गांव से निकाला जाना मौत की सजा के बराबर था। गैरेथ ने अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर अपना चेहरा खून से भर लिया। अपने माता पिता को पुकारता रहा, लेकिन सब बेकार था। वह पूरी तरह से एक भटकती आत्मा बन गया। बाहरी खतरा खत्म होते ही अंदरूनी विपत्ति आ गई। कुछ क्रूर और दुष्ट बारनों के कर वसूली करने वाले गांव में घुस आए। मुख्य कर वसूली करने वाले के चेहरे पर पूरी तरह से डरावना मांस था। खून से सनी लोहे की तलवार पकड़े हुए उसने अभी अभी पड़ोसी गांव के कुछ बूढ़े किसानों को बेहोश कर दिया था, जो कर नहीं चुका सके थे, और अब उसकी नजर ओकहेवन से खून चूसने पर थी। ओकहेवन के लोग अच्छी तरह से तैयार थे। उन्होंने जमीन से पीली मिट्टी उठाई और अपने चेहरों पर मल ली, ताकि वे कुपोषित और अंतिम सांस लेने के कगार पर दिखें। बुजुर्ग एल्डन ने थोड़ी टूटी फूटी चांदी इकट्ठा की और झुकते झुकते उसे सौंप दी। लालची कर वसूली करने वाले ने एक नजर में ही चालाकी को भांप लिया। उसने एल्डन को धक्का दिया, तलवार निकाली और उस पवित्र पत्थर के घर में घुसने लगा। रास्ते से हट जाओ, जो भी मुझे रोकेगा मारा जाएगा। एल्डन दरवाजे के सामने अडिग खड़ा रहा, 1 इंच भी नहीं हटा। कर वसूली करने वाला पूरी तरह पागल हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और बेरहमी से एल्डन के हाथ पर वार करने के लिए झटका दिया। एक तेज सन्नाटे के साथ आर्थर ने अपनी धनुष निकाली और तीर चलाया, जो सटीकता से लंबी तलवार को भटका गया। कर वसूली करने वाला गुस्से से पागल हो गया। खून से भरी आंखों से घूरते हुए कत्लेआम मचाने को तैयार था। ठीक इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले पल में एक चमत्कार घटित हुआ। मेरी स्तर बढ़ाने से तेजी से फैलती हुई सीमा पहाड़ी से नीचे दौड़ती आई और पल भर में पूरे गांव के प्रवेश द्वार को निगल गई। पीली रेत से भरी सूखी मिट्टी पलक झपकते ही टखनों तक फैली पन्ना हरी घास में बदल गई। एक चमत्कार उतर आया है। गांव वाले एक साथ घुटनों के बल गिर पड़े। कर वसूली करने वाले के डर से बाल खड़े हो गए। उसने झटके से सिर घुमाया और उसके पीछे एक विशाल दैत्य, पूरी तरह 3 मीटर ऊंचा, शुद्ध लोहे से बना और हरी बेलों से ढका, चुपचाप खड़ा था। लोहे का गोलेम टाइटन अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इस विशालकाय दैत्य ने अपनी पत्थर के खंभे जितनी मोटी लोहे की भुजा घुमाई और जैसे किसी मक्खी को हल्के से मारता है, वैसे ही मुख्य कर वसूली करता हवा में उछल गया। हवा में एक वक्र बनाते हुए कीचड़ में जा गिरा और वहीं चारों हाथ पैर आसमान की ओर करके बेहोश हो गया। बाकी 2 सहायक डर के मारे वहीं पर अपने कपड़े गीले कर बैठे। उनके घुटने कमजोर पड़ गए और वे जमीन पर गिर पड़े। सिर जोर से टकराया और चिल्लाते हुए प्रभु से दया की भीख मांगने लगे। लोहे के गोलेम ने उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने डरे हुए बच्चे के पास जाकर अपने हाथ से एक लाल पॉपी का फूल जादू से निकालकर उसे थमा दिया। दृश्य बदलता है। मेरी इन्वेंट्री में मछली, लकड़ी, इन्फिनिटी किताब और फ्रॉस्ट वॉकर बूट्स थे। पहाड़ से उतरते हुए मैं गुनगुना रहा था, पर खराब दिशा ज्ञान की वजह से मैं रास्ता भटक गया। सौभाग्यवश मैं पानी के स्रोत पर पानी भर रहे एक एशवेल व्यक्ति से टकरा गया। उसने बड़े उत्साह से मुझे रास्ता दिखाया। रास्ते में पागलों की तरह बढ़ते ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घने झाड़ियों को देखकर वह आदमी उत्तेजना से कांप उठा। मेरे करीब आकर गर्व से डींगे मारने लगा। मालिक, इसे देखिए, यह निश्चित रूप से दूध का कमाल है। देखिए, यह घास कितनी जोरों से बढ़ रही है। मैं अपनी हंसी रोकते हुए लगातार सहमति में सिर हिलाता रहा। हाँ, भगवान सचमुच अद्भुत हैं। जब हम ओकहेवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो माहौल तुरंत चरम पर पहुंच गया। पूरा गांव कतारबद्ध होकर एक साथ चिल्लाया, स्वागत है लॉर्ड साइलस।
रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति के दिमाग में जैसे झंझनाहट सी हो गई। उसने अपनी बहंगी फेंक दी और दोनों बाल्टियों का पानी जमीन पर बिखर गया। वह पत्थर की मूर्ति की तरह अकड़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पूरे रास्ते एक जीवित भगवान के सामने डींगे मारता रहा था। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और बड़े बड़े कदमों से गांव में प्रवेश कर गया। गांव के द्वार पर मैंने लोहे के गोलम और घुटनों के बल बैठे लहूलुहान कर वसूलने वालों को देखा। हवा में पेशाब की तीखी गंध थी। नाक सिकोड़ते हुए मैंने उनसे कहा, तुम मौत से तो बच सकते हो, पर जीवन भर की सजा से नहीं। तुमने बहुत पाप किए हैं और तुम्हारी आत्माएं रसातल में गिरेंगी। अगले जन्म में तुम कीचड़ में लौटने वाले जंगली सुअर ही बनोगे। ये शब्द जैसे ही बोले गए, उनकी घातक शक्ति परमाणु बम के बराबर थी। मध्य युग के लोग अपनी आत्मा पर मृत्यु के बाद लगने वाले श्राप से सबसे अधिक डरते थे। एक कर वसूली करने वाले की आंखें पलट गईं और वह डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। दूसरा रोने लगा और जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा। मैंने हंसते हुए झूठ बोला, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। जाओ और अपने बैरन से कह दो कि हम कर नहीं चुका सकते, समझे? सेवक को ऐसा लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। उसने बेहोश कर वसूली करने वाले को उठाया और गांव से बाहर भाग निकला, लुढ़कते और रेंगते हुए। इन मक्खियों को भगाकर मैं मुड़ा और आर्थर से कहा कि मैं घर बनाने की जगह चुनूंगा। मुझे वह पत्थर का घर जो गांव वालों ने मेरे लिए बचा कर रखा था बहुत सीमित लगा। मैं खुद एक बहुमंजिला शानदार विला बनाना चाहता था। ये मामला निपटाने के बाद मैं लोहे के गोलेम के पास चला गया। यह विशाल जीव सिर झुकाकर मुझे पॉपी का गुलदस्ता देने लगा। फूलों की खुशबू हवा में फैल गई। गुलदस्ता लेकर मैंने वफादारी परखी। क्या मारने पर पलटवार करोगे? लोहे के गोलेम ने मजबूती से मना किया। अगर कोई मुझे मारे तो क्या तुम उसे पीटोगे? लोहे के गोलेम ने सिर हिलाया। काम हो गया। ये तो सतह पर सबसे ताकतवर गोल्ड मेडल नाइट है। मैंने उसके पत्थर जैसे सख्त लोहे के सीने पर मुक्का मारा। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें टाइटन नाम देता हूँ। मैं मांस खाऊंगा, तुम सूप पियोगे। टाइटन इतना खुश हुआ कि उसकी लोहे की बाहें झंझना उठी और जमीन हिल गई। जब मैं घर के लिए जगह तलाश रहा था, मुखिया का बेटा पियर्स पागलों की तरह चिल्लाता हुआ वहां आ पहुंचा। लॉर्ड साइलस, कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरे सिर पर कुछ उग आया है। मैंने ध्यान से देखा और हंसी रोकना मुश्किल हो गया। उसके सिर पर अनपेक्षित रूप से एक चौकोर पारदर्शी पुआल की टोपी रखी थी। गांव वाले ने अपनी पेशा बदलकर किसान का काम अपना लिया था। मैंने अपनी जांघ थपथपाई। जागीर विस्तार से पानी के स्रोत वाले कंपोस्टर ने गांव की व्यवस्था शुरू कर दी। मैंने पत्थर की कुदाल पियर्स को थमाई। इसे लो, जमीन की ओर देखो और मन में उपयोग करो, कहो। पियर्स ने दोनों हाथों से कुदाल को कसकर पकड़ा। घबराहट के कारण उसके पसीने छूट रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेतहाशा जोर लगाने लगा। तुरंत ही उसके सामने की जमीन एक साफ सुथरे खेत में बदल गई। कैसा महसूस हो रहा है? मैंने पूछा। मेरी थोड़ी सी ताकत खिंच गई, पियर्स ने हाँफते हुए कहा। फिर मैंने उसके हाथ में एक गेहूं का बीज रख दिया। उसने जो देखा था उसकी नकल करते हुए उसने कुशलता से जादुई गेहूं को जमीन में बो दिया। हरे गेहूं के पौधे तुरंत मिट्टी को चीरते हुए बाहर आ गए। कमाल है, अब खाने की समस्या पूरी तरह हल हो गई है। इतने सारे मजदूरों के साथ क्या मुझे अब खाने की कमी की चिंता करनी पड़ेगी? मैंने तुरंत पियर्स से कहा कि वह गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करे। मर्द, औरतें और बच्चे सभी खुले मैदान में इकट्ठा हो गए। मैंने हाथ हिलाते ही मिट्टी के गड्ढे में 7 कंपोस्टर की एक कतार लगा दी। लाइन में लगो, एक एक करके गड्ढे में कूदो। मैं तुम्हें नई नौकरी दूंगा और पुआल की टोपी दूंगा। गांव वालों के चेहरे उत्साह से लाल हो गए। यह जादुई गेहूं बोने की पात्रता थी। बूढ़ा किसान ऑन्सवाल्ड सबसे पहले कूदा। एक पुआल की टोपी तुरंत उसके सिर पर आ गई और वह खुशी से वहीं उछल पड़ा। फिर उन्होंने एक एक करके कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से वह गांव का गुंडा डिक्सन, जिसने जहरीली कसम खाई थी, भी कूद गया और पूरे 10 मिनट तक बैठा रहा, लेकिन उसके सिर पर टोपी नहीं आई। वह जिद्दी होकर पेशा बदलने में असफल रहा। कुछ और लोग भी असफल रहे। बुजुर्ग एल्डन झुककर समझाने लगे कि जो लोग सफल हुए वे सभी गांव के अनुभवी पुराने किसान थे। लगता है पेशा बदलना भी अपने लोग चुनता है। मैं उन पुआल की टोपी पहने सेना के सामने गया जिन्होंने सफलतापूर्वक पेशा बदला था और मन ही मन अपने हाथ मलने लगा। मुख्य कार्यक्रम अब शुरू हुआ था। मैं उनके ट्रेडिंग पैनल खोलने के लिए बेताब था। सिर्फ एक नजर डालते ही मेरी ब्लड प्रेशर वहीं बढ़ गई। मुनाफाखोर, पूरे के पूरे मुनाफाखोर। एक पन्ना के बदले 20 गेहूं। मोटी भेड़ को काटना भी इतना बेरहम नहीं होता। क्यों सीधे लूट ही क्यों नहीं लेते? मैंने अपनी तलवार निकालकर लोगों पर वार करने की इच्छा को दबाया और धैर्यपूर्वक एक एक करके नीचे स्क्रॉल करने लगा। अचानक मेरी नजर एक ट्रेडिंग बॉक्स पर टिक गई और मेरी सांसें थम गईं। तरबूज के बीज। इस भयंकर अकाल के दौर में जब लोग इतनी गरीबी में थे कि लगभग सारी जड़ें खोद डाली थीं, तब भी तरबूज के बीज मिल गए, चाहे कीमत लूट जैसी ही क्यों ना हो। अगर मेरे पास एक भी बीज हो तो मुझे थोड़ा समय दो, मैं तरबूजों का पूरा समंदर उगा सकता हूँ। हम न सिर्फ तरबूज खाने की आजादी हासिल कर सकते हैं, बल्कि मैं पूरे गांव को भी अमीर बना सकता हूँ। पूरा खाका मेरे दिमाग में पूरी तरह से खुल गया। मैंने तुरंत सभी पुआल की टोपी पहने गांव वालों को इकट्ठा किया और हर एक को एक पत्थर की कुदाल दे दी। इन किसानों ने पत्थर की कुदालों को विरासत की तरह पकड़ा और कसम खाई कि उनके रहते कुदालें सलामत रहेंगी। मैंने कड़ा आदेश दिया,
आज रात तक खुला मैदान ढूंढकर सारा कोयला लाओ और गांव की जमीन साफ करो। कल सुबह पानी के पास जादुई गेहूं बो देना। चारों ओर मशालें लगाओ ताकि वे रातों रात पक जाएं। भव्य कृषि कार्य की व्यवस्था करने के बाद मैं एल्डर एल्डन की ओर मुड़ा। क्या गांव के पास गाय और भेड़ खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं? गायों को प्राथमिकता दो, नर या मादा। मुझे पशुपालन को बड़े पैमाने पर शुरू करना है ताकि एक लोहे की बाल्टी जैसी असीम जल रक्षा सीमा बनाई जा सके। चमड़े के कवच के सेट बिल्कुल जरूरी हैं। एल्डन ने आदर पूर्वक रिपोर्ट किया। मालिक, जीवित मवेशियों पर कड़ी निगरानी है, लेकिन ऐशवेल के पास एक है और इस तुच्छ के घर में एक पुरानी पीली गाय है जो ठीक एक जोड़ी बनती है। अच्छा, सब कुछ तैयार है, अब बस हवा की जरूरत है। मैं खुले मैदान में खड़ा हुआ और भव्यता से हाथ लहराया। ओक हेवन के किसान पत्थर के फावड़े उठाकर चिल्लाए और मध्ययुगीन निर्माण शुरू हो गया। पर मैं जानता था कि सिर्फ भोजन पर्याप्त नहीं है। ये डार्क एजेस का समय था। बाहर की दुनिया लुटेरों और लालची सामंतों से भरी थी जो बेहद क्रूर थे। मेरे गांव वालों को सिर्फ खेती करना ही नहीं आना चाहिए, उन्हें अपने हाथों में मजबूत हथियार चाहिए। धनुष बाण बनवाऊं? छोड़ो, एक योग्य लंबा धनुर्धर तैयार करने में समय और मेहनत लगती है। मैं रिपीटिंग क्रॉसबो बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए न तो बाहुबल चाहिए, न ही निशानेबाजी की कोई खास प्रतिभा। बस अगर काफी लोग बिना देखे तीर चलाएं, तो बिना लोहे की कवच वाले लुटेरे पास भी नहीं आ पाएंगे। मैंने तुरंत एल्डर एल्डन को बुलाया और उसे कहा कि गांव का जो टैक्स का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है वह निकालो। कुछ सबसे अच्छे लड़ाकों को चुनो और शहर जाओ। पशुपालन के लिए भेड़ें खरीदो और बाकी बचे सारे पैसे से लोहे की सिल्लियां खरीद लो। अगर लोहे की सिल्लियां न मिलें तो लोहे की कड़ाही और खेती के औजार भी चलेंगे। वे सबको पिघलाकर रिपीटिंग क्रॉसबो बनाएंगे। एल्डन ने काम बहुत फुर्ती से किया। गांव के सबसे ताकतवर आदमी पियर्स को टीम का नेता चुना। उनके जाने से पहले मैंने कुछ नई बनी लकड़ी की तलवारें और वे चमड़े के जूते निकाले जो मैंने पकड़े थे और सबको बांट दिए। लकड़ी की तलवारों को कम मत आंखो। मुख्य पात्र द्वारा बनाई गई लकड़ी की तलवारों की धार इस युग के टूटे तांबे और जंग लगे लोहे को पूरी तरह पछाड़ देती है। याद रखना, सामान खरीदने के बाद तुरंत यहीं वापस लौट आना। बाहर बिना वजह इधर उधर मत घूमना। मैंने पियर्स की आंखों में आंखें डालकर सख्त आदेश दिया। और सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह से कोशिश करना, किसी मठ के विद्वान को मेरे पास ले आओ। इन अनपढ़ ग्रामीणों को तो यह भी नहीं पता कि वर्तमान राजा कौन है। मैं एक विद्वान चाहता था ताकि बाहरी दुनिया की जानकारी मिल सके और लाइब्रेरियन के जरिए जादुई किताबें खरीदी जा सकें। टीम व्यवस्थित कर मैंने अपने अनुयायी आर्थर को बुलाया और सीधे जंगल की खोज पर निकल पड़ा। बॉस, हम जंगल में क्यों जा रहे हैं? आर्थर सतर्क होकर इधर उधर देख रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई जंगली सुअर हमला न कर दे। क्या बेवकूफी है, जाहिर है तुम्हें दुनिया दिखाने के लिए। मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं लगी। मैंने अपने इन्वेंट्री से जादुई गेहूं से ताजा बना लंबा ब्रेड निकाला और उसे उसके हाथों में थमा दिया। तुमने नाश्ता नहीं किया है ना, इसे कुतर लो। आर्थर ठिठक गया। उसकी उंगलियां ब्रेड को दबा रही थीं, जो बादल जैसी नरम थीं। उसने सावधानी से ब्रेड को अपने मुंह तक लाया और एक कौर लिया। गेहूं की समृद्ध खुशबू और बेकिंग की मिठास उसके मुंह में तुरंत ही फूट पड़ी। यह लड़का अचानक बोलना बंद कर गया और एकदम स्थिर खड़ा रहा। बेतहाशा ब्रेड को अपने मुंह में ठूंसने लगा। उसके कीचड़ से सने गालों पर आंसू टपकने लगे जो उसके पैरों के नीचे हरी घास पर गिर रहे थे। लो, उसने फिर से खाते खाते रोना शुरू कर दिया। इस बेरहम दुनिया में भरपेट खाना किसी को जान देने पर मजबूर कर देता है। मैंने आह भरी और अपनी बची आधी ब्रेड उसे दे दी। बकवास बंद करो, तुम्हें बॉस के छोड़े हुए खाने को खत्म करना ही होगा। अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो मेरी इज्जत नहीं रखोगे। आर्थर ने अपने आंसू पोंछे, ब्रेड को सीने से कसकर पकड़ लिया और कहा कि वह इसे अपनी बहन के लिए बचाएगा। हम दोनों आगे टहलते रहे। रास्ते में कीचड़ पर चलते हुए मैं एक 10 मीटर ऊंचे ओक के पेड़ पर चढ़ गया ताकि पक्षियों के अंडे चुरा सकूं और एक डाल पर खड़े होकर नजारे देखने लगा। देखा कि मैं नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ तो मैंने सीधे लोहे की बाल्टी निकाल ली। ध्यान से देखो आर्थर, इस चाल को कहते हैं MLG वाटर बकेट। मैं कूदा और मांस के पेस्ट में बदलने से ठीक एक पल पहले मैंने अपने पैरों के पास पानी की बाल्टी फेंक दी। पानी के बहाव ने मुझे सहारा दिया। मैं पूरी तरह से सुरक्षित रहा। पेड़ पर ऊपर आर्थर की आंखें लगभग जमीन पर गिर पड़ी। नीचे उतरने के बाद मुझे एक पेड़ के नीचे एक लाल मशरूम भी मिला। अच्छी चीज है, ये मशरूम हाउस बनाने के लिए बेहतरीन निर्माण सामग्री है। मैंने इसे जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया। जब आर्थर और मैं जंगल में खेल रहे थे, पियर्स की टीम असली नरक का सामना कर रही थी। वे मेरी सीमा छोड़कर महान अकाल की असली दुनिया में कदम रख चुके थे। आधे मील आगे सड़क पर हरियाली का नामो निशान नहीं था। सूखी नदी की तलहटी शरणार्थियों के खूनी हाथों के निशानों से भरी थी और किनारे कुत्तों की चबाई हड्डियों से अटे थे। कुछ कंकाल जैसे भूखे लोग पियर्स और अन्यों को लालच से घूर रहे थे। अगर उनके पास तलवारें न होती तो वे उन पर टूट पड़ते और उन्हें जिंदा खा जाते। वे सब अपने दिलों में डर लिए हुए जल्दी जल्दी आयरन होल्ड की ओर बढ़े। शहर के फाटकों के बाहर चर्च के दलिया बांटने वाले लकड़ी के शेड बहुत पहले ही खाली हो चुके थे। एक प्रहरी ने कहा, आज रोटी नहीं है, और नीचे विलाप गूंज उठा। मृतकों को सीधे सामूहिक कब्रों में डाल दिया जाता, जबकि जीवित लोग मौत का इंतजार कर रहे थे। पियर्स और साथियों ने पहरेदारों को चांदी की रिश्वत दी और चुपके से शहर में घुस गए। उन्होंने रास्ते में हर किसी से पूछा कि क्या कोई मठ का विद्वान गांव में पढ़ाने चलेगा, खाना मिलेगा।
पूछताछ करने पर पता चला कि शहर के विद्वान जैसे ही सुनते कि उन्हें शहर छोड़ना होगा, वे तुरंत साफ मना कर देते। शहर छोड़ना मतलब था जंगल में दंगाइयों के लिए चारा बन जाना। ऐसे में कौन जाने की हिम्मत करता। पियर्स और उसके साथी बेचैन थे। तभी उनका सामना सिटी गार्ड से हुआ। कप्तान गैविन ने तलवार निकालकर चिल्लाया, इन्हें काल कोठरी में डाल दो। पियर्स और उसके दोस्त सन्न रह गए। कौन जानता था कि उसके बगल में खड़े 2 गार्ड्स ने जब ध्यान से देखा तो डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई। ये दोनों वही बदकिस्मत बैरन के सेवक थे जो 2 दिन पहले ऑक हेवन में टैक्स वसूलने गए थे और जिन्हें मेरी बातों के कारण अगले जन्म में जंगली सुअर बनने का श्राप मिला था। हे भगवान, मेरे पूर्वजों। गार्ड्स ने घबराकर गैविन का हाथ पकड़ धा और पियर्स को झुककर सलाम किया। माफ करें, आप आगे बढ़ें। मुसीबत टलने पर पियर्स ने भेड़ें और औजार खरीदे। विद्वान न मिलने पर उन्होंने शहर के बाहर शरणार्थी बस्तियों में किस्मत आजमाने का फैसला किया। शहर के बाहर शरणार्थियों के जमावड़े में गांव वाले कॉलिन ने सूखी नमकीन मछली उठाकर चिल्लाया, हम खाना देंगे, बस आप पढ़े लिखे विद्वान हो। भूख से तड़पते शरणार्थियों की भीड़, जिनकी आंखें हरी चमक रही थीं, रेंगते हुए आगे आई और खाना पाने के लिए विद्वान बनने का नाटक करने लगी। कॉलिन से यह देखा नहीं गया और उसने अपने हाथ की सूखी नमकीन मछली बांट दी। जैसे ही वे निराश होकर गांव लौटने की तैयारी कर रहे थे, एक कमजोर सा युवक जो लकड़ी की छड़ी के सहारे लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था, सामने आया। उसका नाम एल्विन था, जो एक बदहाल मठ का विद्वान था। उसके पीछे पीछे एक हट्टा कट्टा टैटू वाला घुमंतू भाड़े का सिपाही ब्रॉन चल रहा था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भूख से बेहाल एल्विन ने मजबूरी में हामी भर दी। भर्ती के बाद पियर्स की टुकड़ी भेड़ों और नए लोगों को लेकर वापस निकल पड़ी। सूखी नमकीन मछली की गंध ने टकराव को पूरी तरह भड़का दिया था। सैकड़ों भूखे शरणार्थी उन 2 भेड़ों पर नजरें गड़ाए दस्ते के पीछे जॉम्बियों की तरह चल रहे थे। तभी भीड़ से एक निशान वाला गुंडा निकला और घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह एक निवाले के लिए गिड़गिड़ाते हुए और क्रॉस का चिन्ह बनाते हुए धीरे धीरे कॉलिन की ओर बढ़ने लगा। एल्विन ने खतरा भांपते हुए गरज कर कहा, सावधान रहो। चेहरे पर निशान वाला आदमी तुरंत उछल पड़ा। उसने अपनी कमर के पीछे से मल में सना हुआ एक तेज लोहे का टुकड़ा निकाला और सीधे कॉलिन के दिल की ओर वार कर दिया। तभी ब्रॉन ने बिजली की तरह झपटकर निशान वाले आदमी के पेट में ऐसा मुक्का मारा कि उसकी आंतें फट गईं। वह जमीन पर गिरा, तड़पा और दम तोड़ दिया। इस वार ने तुरंत मधुमक्खी के छत्ते जैसा हंगामा मचा दिया। उन्होंने किसी को मार डाला था। इन्हें मार डालो, भेड़ को पकड़ो और मांस खाओ। सैकड़ों भूखे शरणार्थी पूरी तरह पागल हो गए। पत्थर और जंग लगे चाकू उठाए, दांत और नाखून दिखाते हुए झपट पड़े। हर दिशा से लोग आ रहे थे। पियर्स, कॉलिन और बाकी लोग पीठ से पीठ सटाकर खड़े हो गए। एक सख्त घेरा बना लिया और अपनी लकड़ी की तलवारें पागलों की तरह घुमाने लगे। लकड़ी की तलवारें बेहद तेज थीं, एक के बाद एक लोगों को काटती जा रही थीं, लेकिन भूखे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। वे सबको मार ही नहीं सकते थे। शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी और रक्षात्मक पंक्ति टूटने के कगार पर थी। प्रभु द्वारा दी गई जूते पहन लो। गांव वाले डिक्सन ने अपने पैरों से चमड़े के जूते उतारे और उन्हें ब्रॉन के हाथों में एक लकड़ी की तलवार के साथ थमा दिए। ब्रॉन हैरान रह गया। ये जूते उसके पैरों से एक पूरा साइज छोटे थे। जैसे ही उसके पैर जूतों से छुए, वे चमड़े के जूते जीवित होकर फैल गए और पैरों पर फिट हो गए। एक जादुई अवशेष। ब्रॉन दंग था। बिना सोचे चमड़े के जूते पहन और लकड़ी की तलवार लिए वह बाघ की तरह भीड़ में घुस गया। तेज हथियार जूतों पर वार करते रहे, पर उन पर एक निशान तक न पड़ा। ब्रॉन ने अकेले ही आधे से ज्यादा दबाव झेल लिया। इतना मारा कि वह खून से लथपथ हो गया। लेकिन भूखे लोगों की भीड़ बार बार लहरों की तरह आगे बढ़ रही थी। वे बहुत ज्यादा थे। कॉलिन और बाकी लोगों पर अनगिनत खूनी चीरे लगाए गए। उनके कपड़े फट गए, उनकी सारी ताकत खत्म हो गई और वे एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। भूखे लोग पागलों की तरह हंसने लगे और अपनी कसाई की छुरियां उठा लीं। आज तुम सब यहीं रहोगे, हमारे राशन बनने के लिए। कड़कड़ाहट, कड़कड़ाहट। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी, जैसे कोई प्राचीन दैत्य पागलों की तरह दौड़ता हुआ पास आ रहा हो। भूखे लोग ठीक से खड़े नहीं रह पाए और एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। ब्रॉन ने डर के मारे सिर घुमाकर देखा। दूर क्षितिज पर एक विशाल दैत्य जो पूरी तरह शुद्ध लोहे से बना था और जिसकी ऊंचाई 3 मीटर थी, भारी कदमों के साथ सब कुछ रौंदता हुआ आ रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की लाल रोशनी चमक रही थी। वह बिल्कुल वही लोहे का गोलेम टाइटन था। जैसे ही वह क्षेत्र की सीमा पार कर गया, वह तुरंत उग्र हो गया। भूखे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही टाइटन उनकी पंक्ति में घुस चुका था। उसकी मोटी शुद्ध लोहे की बाहें जोर जोर से झूलने लगीं और आगे दौड़ रहे 4-5 भूखे लोग सीधे हवा में उछाल दिए गए। हवा में ही उनकी हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो गईं और वे फटे पुराने कपड़ों की तरह जमीन पर जोर से गिरे, तुरंत मारे गए। राक्षस है, भागो यहाँ से। भूखे लोगों का साहस टूट गया। वे चीखते हुए चारों ओर भागने लगे, लेकिन टाइटन के सामने भागना सिर्फ एक मजाक था। उसने एक विशाल कदम बढ़ाया और एक भूखे आदमी की छाती को एक ही पैर से कुचल दिया। एक थप्पड़ में आदमी और उसकी तलवार दोनों को मांस के पेस्ट में बदल दिया गया।
बिल्कुल बिना किसी चाल के, सिर्फ शुद्ध कुचलने वाली ताकत। यह एक युद्ध मशीन थी जो सिर्फ कत्लेआम के लिए बनी थी। पल भर में कटे हुए अंग और टूटी हुई बाहें हर जगह बिखर गईं और खून ने बंजर भूमि को लाल कर दिया। बाकी बचे भूखे लोग अपने माता पिता को पुकारते हुए बिना कोई निशान छोड़े भाग गए। ब्रॉन डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसके हाथ की लकड़ी की तलवार खड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर गई। ऐसे अजेय राक्षस के सामने उसमें अपनी तलवार निकालने की भी हिम्मत नहीं थी। खून से सना टाइटन ने अपना सिर घुमाया और ब्रॉन की ओर घूर कर देखा। टाइटन कोलोसस, उसे मत मारो, वह हमारे साथ है। डिक्सन, जो जमीन पर लकवाग्रस्त पड़ा था, घबराकर हाथ हिलाने और चिल्लाने लगा। टाइटन समझ गया और उसकी आंखों में जलती लाल रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। वह अपने मांस के टुकड़ों से ढंके पैरों पर चलते हुए पियर्स और बाकी लोगों के पास गया। उनके शरीर पर पड़े घावों को देखकर टाइटन ने बेवकूफी से अपना लोहे का सिर खुजाया और अपनी मोटी लोहे की हथेलियों से हवा में ही कुछ नाजुक लाल अफीम के फूल जादू से बना दिए, जिन्हें उसने धीरे से उनके हाथों में रख दिया। ब्रॉन ने खून से भरा थूक निकला। उसकी दुनिया की सोच चकनाचूर हो गई थी। आखिर इन देहाती लोगों की पृष्ठभूमि क्या है? वह जिसे लॉर्ड साइलस कहते हैं, असल में वह कितना भयानक अस्तित्व है। इसी बीच ओक हेवन में मैंने अभी अभी एशवेल के प्रतिनिधि थॉमस का स्वागत किया था और उसके द्वारा लाई गई जिंदा गाय स्वीकार की थी। फिर एल्डर एल्डन के मुंह से मुझे एक बड़ी खबर सुनने को मिली। पड़ोसी कस्बे कैशिन में विद्रोही नेता को बैरन ने इतना मजबूर कर दिया था कि वह कल विद्रोह छेड़ने वाला था। यह महान अकाल के दौरान किसान विद्रोहों की पहली चिंगारी थी। मैंने तुरंत आदेश दिया कि ओक हेवन किसी भी हालत में विद्रोह में शामिल नहीं होगा, बल्कि ईमानदारी से खेती करेगा और विकास करेगा। हमारी छोटी सी ताकत और संसाधनों के साथ, जब हमारे पास एक भी चमड़े का कवच नहीं था, लॉर्ड के नियमित शूरवीरों के साथ हेडन से लड़ना तो सीधा मौत को बुलाना था। बुजुर्ग को विदा करने के बाद मैं आर्थर को बेस के किनारे ले गया ताकि अपनी एमसी बिल्डिंग स्किल्स दिखा सकूं। नंगे हाथों एक विशाल मशरूम हाउस उगाने की तैयारी में। कोई मायसीलियम और कोई पॉटजोल नहीं, मेरे लिए कोई समस्या नहीं। मैंने जमीन में 2 ब्लॉक गहरा गड्ढा खोदा, उसमें कूद गया और अपने सिर के ऊपर मिट्टी के ब्लॉक से खुद को अंदर बंद कर लिया, जिससे पूर्ण अंधकार का वातावरण बन गया। फिर मैंने पैरों के पास ताजा खोदा लाल मशरूम लगाया, बोन मील डाला और क्लिक किया। वूश, एक विशाल मशरूम उग गया जिसने मिट्टी को फाड़ दिया और मुझे अपनी छतरी के अंदर ढक लिया। आर्थर बाहर डर के मारे चिल्लाया। अपने नंगे हाथों से मशरूम की दीवार को खोदते हुए मुझे बाहर निकाल लिया। जब उसने देखा कि यह विशाल मशरूम विला अचानक हवा में प्रकट हो गया है, तो उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। देखा आर्थर, जब तक मैं चाहूँ मैं हमारे गांव के हर किसान को एक मशरूम हाउस दे सकता हूँ। ये एक मोबाइल किला है। मैंने गर्व से शेखी बघारी और तुरंत आर्थर को एक किसान को बुलाने भेजा जिसने पेशा बदल लिया था ताकि एक परीक्षण किया जा सके। मैं विशाल मशरूम हाउस के सामने खड़ा था, मन ही मन भविष्य के ब्लॉक साम्राज्य का खाका खुशी खुशी बना रहा था। अचानक मेरे पैरों के नीचे से एक भारी कंपन की आवाज आई। टाइटन वापस आ गया था। मैं मुस्कुराते हुए सिर घुमाया। पूरी तरह से लदी खरीदारी टीम का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब मैंने सामने का दृश्य साफ साफ देखा तो मेरे होंठों पर जमी मुस्कान एकदम से ठिठक गई। 3 मीटर ऊंचा टाइटन, जिसकी लोहे की त्वचा आमतौर पर चिकनी और अभेद्य रहती थी, वह भयानक खरोंचों और गड्ढों से भरी हुई थी और उसके लोहे के हाथों से खून टपक रहा था। तब उसके पीछे पियर्स, कॉलिन, डिक्सन, मेरे अनमोल ग्रामीण, जो अभी अभी पेशा बदलकर तरबूज के बीजों के लिए भी व्यापार कर सकते थे। उनके कपड़े चीर फाड़ कर रिबन जैसे हो गए थे। उनका मांस उधड़ गया था और उनके पूरे शरीर पर तेज हथियारों से काटी गई खूनी दरारें थीं, इतनी गहरी कि हड्डी तक दिख रही थी। सभी एक दूसरे का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए खड़े थे। मेरे ग्रामीणों को पीटा गया था। मेरी ही जमीन पर मेरी सुरक्षा में रहने वाले लोगों को बाहरी लोगों ने खूनी लौकी की तरह काट डाला था। इस दुनिया में आने के बाद से मैं हमेशा चुपचाप विकास करने और बिना वजह हमला न करने के सिद्धांत पर चला था, लेकिन इस पल एक अनियंत्रित हिंसक आभा सीधे मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। मैं गुस्से में था, सच में बहुत गुस्से में। गड़गड़ाहट। आसमान भी जैसे सृष्टिकर्ता के भयानक क्रोध को महसूस कर रहा था। मूल रूप से एकदम साफ और बादल रहित आसमान अचानक बिना किसी चेतावनी के घने काले गरजते तूफानी बादलों से पूरी तरह ढक गया। आसमान अंधेरा हो गया। बिजली की गड़गड़ाहट ने आकाश को चीर दिया, जैसे हजारों विशालकाय ड्रैगन बादलों में गरज रहे हों। मोटी चांदी जैसी बिजली आसमान को चीरती हुई सूखी धरती पर जोरदार तरीके से गिरी। एक मूसलाधार बारिश अचानक हेडन पर टूट पड़ी और पल भर में पूरी दुनिया को पानी की चादर में डुबो दिया। तेज हवा धारदार ब्लेड में बदल गई। जंगल और बंजर भूमि में पागलों की तरह गुर्राते हुए दौड़ने लगी। दुनिया के किनारे पर पक्षी और जानवर जमीन पर लेट गए, डर के मारे कांपने लगे और यहाँ तक कि सबसे खूंखार भूखे भेड़िए भी सिसकियां भरने लगे। दूर अश्वेल में गांव वाले डर के मारे अपने घरों से बाहर भागे और ओक हेवन की दिशा में उस भयानक तूफानी सीमा को घूरने लगे जो मानो प्रलय के आने जैसी लग रही थी। सभी के पैरों में जैसे जान नहीं रही और वे एक के बाद एक कीचड़ भरे पानी में घुटनों के बल गिर पड़े। सब समझ गए थे कि पहाड़ों में एकांतवासी संत बहुत क्रोधित हैं। जो मेरे सिलास गांव वालों को छुएगा, मैं उसके पूरे गांव को राख समेत भट्टी में झोंक दूंगा। मैंने सामने खड़े भीगे चूहों जैसे झुंड को घातक नजरों से देखा। गांव वाला कॉलिन कीचड़ में घुटनों के बल गिरकर घबराते हुए प्रार्थना करने लगा।
हे प्रभु, अपना क्रोध शांत करें। हमें जंगल में गुंडों ने घेर लिया था। टाइटन कोलोसस ने ही कत्लेआम मचाया और उन सबको मार डाला। सभी का सफाया हो गया। मेरा गुस्सा एकदम से आधे से भी ज्यादा कम हो गया। ठीक है, जो भी मेरे लोगों पर हाथ उठाएगा उसे मरना ही चाहिए। एक विचार के साथ ही मैंने तूफान को समाप्त कर दिया और आसमान तुरंत साफ हो गया। सब उठो। मैंने पीछे से तेल में तली चटकती भुनी मछलियों का ढेर निकाला और सीधे उनकी बाहों में फेंक दिया। खाओ, इतना खाओ कि पेट भर जाए। ये साधारण मछलियां नहीं थीं, ये एमसी सिस्टम द्वारा बनाई गई भुनी हुई मछलियां थीं। जैसे ही भूख की पट्टी भरती है, सेहत सुधरने लगती है। हड्डी पसली हुए भूखे डिक्सन ने मछली को कुछ ही कौर में निगल लिया। एक चमत्कार हुआ। उसके शरीर पर तलवार के जो घाव हड्डी तक दिख रहे थे वे साफ तौर पर भरने लगे, पपड़ी गिरने लगी और आंखों के सामने ही नई कोमल त्वचा उगने लगी। नया आया हुआ भटकता भाड़े का सिपाही ब्रॉन पास में खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें हैरानी से बाहर निकलने को थीं। वह डिक्सन के घावों को टकटकी लगाए देख रहा था और बेतहाशा निगल रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कब ऐसी दिव्य जादूगरी देखी थी। खूब खाना पीना खाने के बाद मैंने अपनी नजर टाइटन की बाहों में पड़े बदबूदार बेहोश विद्वान पर डाली। वह एल्विन था जिसे ब्रॉन ने जान पर खेलकर बचाया था। उसकी बदबू इतनी तीखी थी मानो 10 साल पुरानी गोबलिन की सड़ी शराब से भी ज्यादा घिनौनी हो। टाइटन, इसे जमीन पर फेंक दो। मैंने घृणा से अपनी नाक दबाई, एक लोहे की बाल्टी निकाली और पास खड़ी गाय का दूध निकालने लगा। वह बाल्टी तुरंत ताजे दूध से भर गई। इसे उसमें डाल दो, मैंने आदेश दिया। एमसी के नियमों में ऐसा कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है जिसे एक बाल्टी दूध पीकर दूर न किया जा सके। अगर ऐसा है तो 2 बाल्टी पी लो। टाइटन ने बेरहमी से एल्विन का मुंह खोला और पूरी बाल्टी उसमें उंडेल दी। घट घट घट। इस आदमी के चेहरे की मरी हुई सी राखी रंगत में साफ साफ गुलाबी आभा लौट आई। मेरा भविष्य का मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष बच गया था। मैंने ब्रॉन की ओर देखा। वह लड़ने में ठीक था और छोटे मोटे कामों के लिए एकदम सही था। ब्रॉन, कल आयरन होल्ड में विद्रोहियों का दंगा होगा। तुम शहर जाओ और मेरे लिए कुछ लोगों को पकड़ लाओ। एक बढ़ई, एक लोहार, एक जड़ी बूटी वाला, हर एक में से एक ले आना। ब्रॉन एक घुटने पर गिर गया। उसकी आवाज कांप रही थी। जैसा स्वामी आदेश दें, मैं आग और पानी में भी जाऊंगा। ये जल्दी समझ जाता है। मुझे ऐसे कर्मचारी पसंद हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। लेकिन एक सम्राट कभी भूखे सैनिकों को युद्ध में नहीं भेजता। उसके लिए घर बनाना होगा। मैंने किसान ऑनसवाल्ड को बुलाकर हड्डी की खाद दी और गड्ढे की ओर इशारा किया। गड्ढे में खड़े होकर जादुई गेहूं की तरह खाद मशरूम पर छिड़को। याद रहे, चाहे जो हो, सिर झुकाए रखना और हिलना मत। ऑसवाल्ड कांपते हुए निर्देशों का पालन करने लगा। जैसे ही हड्डी की खाद छिड़की गई, धड़ाम से जमीन से 2 मंजिला ऊंचा एक विशाल लाल मशरूम उगाया। मैंने टाइटन से मशरूम के तने में जबरदस्ती एक दरवाजा कटवाया और लापरवाही से एक लकड़ी का दरवाजा निकालकर उस पर लगा दिया। मैंने एक ओक की तख्ती भी टांग दी। मशरूम टाउन हाउस नंबर 1, सिलस लिमिटेड एडिशन। मैंने इस पूरी तरह प्राकृतिक, प्रदूषण मुक्त विशाल मशरूम विला की ओर इशारा किया और ब्रॉन की तरफ भौं उठाकर देखा। अब से यह तुम्हारा घर है। ब्रॉन उस विशाल लाल संरचना को खाली खाली नजरों से घूरता रह गया। उसकी आंखों के गड्ढे तुरंत लाल हो गए। इस अराजक दुनिया में जहां वह बेघर था और ठीक से खाना भी नसीब नहीं था, अब उसके पास सच में अपना खुद का घर था। वह जोर से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका माथा जमीन पर जोर जोर से टकराया। अब से ब्रॉन की यह तुच्छ जिंदगी प्रभु की है। शरणार्थियों को बसाने के बाद मैं मुड़ा और अपने ही पिछवाड़े में चला गया। पशुपालन शुरू करना जरूरी था। मैंने हाल ही में बटोरे गए अंडों की एक बड़ी मुट्ठी निकाली। उन्हें सहने की जहमत भी नहीं उठाई, बस उन्हें जमीन पर जोर जोर से फोड़ना शुरू कर दिया। धड़ाम 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 अंडों के छिलके टूट गए और 1 दर्जन से ज्यादा चमकीले पीले चूजे सीधे बाहर निकल आए और इधर उधर दौड़ने लगे। मुख्य विशेषता है शारीरिक बल से जन्म देना, पूरी तरह असली। भेड़ों के बाड़े के पास मैंने लोहे की कैंची निकाली और इकलौती वयस्क भेड़ की ओर निशाना साधा। चटाक चटाक और सफेद ऊन गिरने लगी। मुझे बिस्तर बनाने के लिए बस 1 टुकड़ा ऊन और चाहिए था। मैं पास में खड़े मेमने को घूरता रहा। उसे तेजी से बड़ा करने के लिए बेतहाशा गेहूं खिलाता रहा। जल्दी बड़ा हो जा दोस्त, मैं सोने का इंतजार कर रहा हूँ। पशुओं का काम निपटाने के बाद मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा। तारे बेहद चमकीले थे। मैं सोचता हूँ इस दुनिया में गहरा समुद्र और बाहरी अंतरिक्ष कैसे दिखते होंगे। मैंने एक खाली कांच की बोतल निकाली और पास के पानी के तालाब में सिर के बल कूद गया। मैंने बोतल का मुंह अपने मुंह की ओर किया और जोर से खींचा। कोई बुलबुले नहीं। सांस लेना आसान था। एमसी की तकनीकें मुझे कभी धोखा नहीं देती। एक खाली बोतल पानी के नीचे ऑक्सीजन दे सकती है। अगर मैं बाद में ब्लॉक्स बनाकर बाहरी अंतरिक्ष तक चला जाऊं तो क्या मैं एक कांच का गुंबद ले जाऊं तो बच सकता हूं? छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं भटक रहा हूं। सबसे पहले मुझे अपने सामने वाले गांव को बड़ा और मजबूत बनाना है। अगले दिन आयरन होल्ड। शहर के बाहर डाकू उग्र थे और भीतर रहने वालों के दिलों में दहशत भर गई थी। वृद्ध वैद्य गिडियन पेड़ के नीचे औषधालय में बैठे मरीजों से भरी सड़कों को उदासी से देख रहे थे। जड़ी बूटियां खत्म थीं। यहाँ गरीबों के पास बस मरने के सिवा कोई रास्ता न था। तभी लेदर आर्मर पहने ब्रॉन तेजी से क्लिनिक में आया। सर, मेरे पास ऐसी दवा है जो मरे हुए को जिंदा कर दे। आपसे निवेदन है कि आप रिटायरमेंट से वापस आएं। गिडियन गुस्से में हंस पड़ा। हड्डियों पर मांस और मुर्दों को जिंदा करना? क्या यह योद्धा मेरा मजाक उड़ा रहा है?
बिना बोले ब्रॉन ने खंजर निकाला। उसने बेरहमी से अपनी ही बांह पर हड्डी तक गहरा चीरा लगा लिया। खून तुरंत छिटक कर बाहर निकल आया। तुम पागल हो, गिडियन चिल्लाया और जल्दी से अपने बेटे गेलन को रक्त रोकने वाला पाउडर लाने के लिए बुलाया। ब्रॉन ने बस हाथ हिलाया और अपनी छाती से एक चमकता हुआ लाल सेब निकाल लिया। कर्रंच। उसने सेब का एक बड़ा टुकड़ा लिया और बड़े बड़े कौर में चबाकर निकल गया। अगले ही पल गिडियन की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ब्रॉन की बांह का गहरा घाव खून बहना बंद कर सिकुड़ने और सूखने लगा था। पपड़ी गिरते ही नीचे नई त्वचा दिखी। सन्नाटा छा गया। क्लिनिक में सिर्फ गिडियन की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने ब्रॉन की बांह पकड़ ली, उसे सहलाने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चमत्कारी दवा, ये सचमुच चमत्कारी दवा है। सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी कोई पवित्र वस्तु इस दुनिया में मौजूद है। गिडियन ने बचा हुआ आधा सेब दुखी मन से देखा और निराशा में अपना सीना पीटने लगा। क्या पाप है? सिर्फ साबित करने के लिए तुमने सच में इसका आधा हिस्सा खा लिया। ब्रॉन ने उसे घूरते हुए आखिरी निर्णायक बात कह दी। अगर मेरे पास हर बीमारी की चमत्कारी दवा हो तो क्या ये ब्लैक डेथ भी मिटा देगी? हाँ। गिडियन घुटनों के बल गिर गया। जो चाहो ले लो, मेरी जान भी हाजिर है। ब्रॉन झुकने से बचने को एक तरफ हट गया। प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, अपने परिवार को लाओ और मेरे साथ चलो। प्रभु, वही जो स्वर्ग से हैं। गिडियन का दिमाग झंझना उठा और उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक भगवान के अलावा ऐसा कुछ और कौन कर सकता है? लेकिन टूटते शहर और उमड़ती भीड़ को देख बूढ़े गिडियन ने जाने से मना कर दिया। वह क्लिनिक में गरीबों का इलाज करना चाहते थे, पर उन्होंने गैलन को सपरिवार और शिष्यों संग ब्रॉन के साथ जाने पर मजबूर किया। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, शहर के बाहर युद्ध के नारों की आवाज ने आसमान को हिला दिया। विद्रोही नेता ब्लडहाउंड कैसियन ने दंगाइयों को साथ लेकर शहर के दरवाजे तोड़ दिए। बारन को मारो, अनाज के गोदाम खोलो। सड़कों ने तुरंत ही एक उथल पुथल भरे दलिया के बर्तन का रूप ले लिया। ब्रॉन का समूह लोहे के औजारों से भरी गाड़ियां धकेलते हुए चिकित्सक और लोहारों के एक दल को लेकर अफरा तफरी के बीच शहर के दरवाजों से बाहर निकल गया। जब शहर की रक्षा कर रहे भूखे लोगों ने देखा कि वे टूटी हुई तांबे और जंग लगे लोहे को खींच रहे हैं, तो उन्होंने ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। वे दौड़ते हुए सीधे मेरे गांव की ओर बढ़ गए। इसी बीच मशरूम हाउस में एल्विन ने अपना धड़कता सिर मलते हुए उनींदी आंखों से देखा। उसकी नजरों के सामने एक बेहद मोटा सिलेंडर था और चारों ओर की दीवारें लाल थीं और छूने में मुलायम लग रही थीं। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला और उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। उसके पीछे एक बड़ा 2 मंजिला लाल मशरूम था। दरवाजे की तख्ती पर लिखा था सिलास लिमिटेड एडिशन। बिना जहरीला मशरूम खाए उसे मतिभ्रम कैसे हो रहा था? उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे तेज दर्द हुआ। वाकई ये कोई सपना नहीं था। वह सावधानी से गांव की ओर बढ़ा। हर घर की छत के नीचे आधा मीटर लंबी सूखी मछलियां लटक रही थीं। जहां दुनिया में भीषण सूखा, पानी की कमी और लगातार कई सालों से अकाल था, वहां इस गांव में तो खाने से ज्यादा मछली और मांस था। और भी डरावना हिस्सा तो बाद में आया। एक कोने में छुपकर उसने अपनी आंखों से देखा कि 3 मीटर ऊंचा लोहे का जादुई गोलेम एकदम चौकोर मिट्टी का टुकड़ा एक हाथ से उठा रहा था। गांव वाले मिट्टी को लकड़ी से धकेल देते। दूर टोपी पहने ग्रामीण अचानक मिली भुनी मछलियां गटागट खा रहे थे। एल्विन पागल हो गया। यह कैसी अजीब पाताल जैसी जगह थी। गांव की सड़क पर चलते हुए वह एक छोटी झील तक पहुंचा। उसने मुझे किनारे आराम से मछली पकड़ते देखा। झील का पानी साफ था और चारों ओर लकड़ी के घरों की कतार थी। उसने गहरी सांस ली और झुककर अभिवादन किया। मैं एल्विन हूँ। आपकी कृपा से मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपने बगल की घास पर थपथपाया। बैठो, मेरे साथ थोड़ी देर मछली पकड़ो। वह अकड़कर बैठ गया। उसकी नजरें बार बार पानी की ओर जा रही थीं। तुम्हें यह गांव कैसा लगा? मैंने यूं ही कैजुअली पूछा। उसका हाव भाव जटिल था। शांति से रहना और काम करना, भरपूर भोजन, ये तो किसी दैवीय स्वर्ग यानी एडन गार्डन जैसा है। लेकिन अभी दुनिया में अराजकता है। हर जगह उपद्रवी उठ रहे हैं। आपकी यह समृद्ध भूमि देर सवेर किसी न किसी सामंत या डाकू की नजर में आ ही जाएगी। इस आदमी में कुछ हुनर था। उसकी समझ बहुत तेज थी। तुम कहना क्या चाहते हो? एल्विन ने अपनी पीठ सीधी कर ली। इस स्वर्ग को बनाए रखने के लिए आपको सेना और कानून चाहिए। मैं प्रतिभाशाली नहीं, पर आपकी जिम्मेदारियां बांटने को तैयार हूँ। उसने सुंदर तस्वीर खींची, पर उसकी आंखें निस्तेज थीं, जैसे शहीद होने को तैयार कोई तपस्वी। मुझे उसे कुछ प्रभावशाली दिखाना था। ठीक उसी समय मछली पकड़ने का बंसी का तैरता हुआ सिरा जोर से डूब गया। मैंने अपनी कलाई घुमाई। पटाक, एक बड़ी मछली पानी से बाहर उछली और हवा में ही सीधे तेज सुनहरी रोशनी में बदल गई, जो पल भर में मेरी देह में समा गई। एल्विन हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला था। मछलियां ऐसे पकड़ी जाती हैं, खुद रोशनी बन जाती हैं। मैं खड़ा हुआ और उसे मुर्गियों के बाड़े की ओर ले गया। मैंने गेहूं के कुछ दाने उठाए और चूजों को खिलाए। सुस, चूजे तुरंत फूलकर बड़ी मुर्गियों में बदल गए। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और एक अंडा दिया। एल्विन के पैर जवाब दे गए और वह लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा। कुछ न होते हुए भी कुछ बना देना, ये तो देवताओं की विधियां हैं। मैंने सिर घुमाकर उसे घूरा। मेरी आवाज मोहक थी। ये मुर्गियां कुछ ही दिनों में बड़ी हो जाती हैं और बिना खिलाए अंडे देती हैं। जब तक इनकी संख्या पर्याप्त है, दुनिया में कोई भी कभी भूखा नहीं रहेगा। मैंने इस दुनिया की ओर इशारा किया।
क्या तुम मेरे साथ बिना भूख वाली दुनिया देखने चलोगे? तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां भूख नहीं है। ये कुछ शब्द जैसे कोई भारी हथौड़ा एल्विन के दिल की घातक शांति को बेरहमी से तोड़ गए। उसकी आंखों में भेड़िए जैसी भूख दिखी। वह घुटनों के बल गिरकर मेरे पैर चूमने लगा और कांपती आवाज में बोला, स्वामी, मैं अपना जीवन और यह दुनिया आपको समर्पित करता हूँ। शीर्ष स्तर का गृह प्रशासन अधिकारी अब मेरी झोली में है। जैसे ही मैंने बड़ी तस्वीर पूरी की, गांव के प्रवेश द्वार से हलचल की आवाज आई। ब्रॉन लोगों को वापस ले आया था। गाड़ियों में लोहे के औजार भरे हुए थे। उनके पीछे सहमे हुए लोहार और चिकित्सक गैलन थे। मैं बड़े बड़े डग भरते हुए वहां गया। मुझे देखते ही लोहार घुटनों पर गिर पड़े। मैंने उन्हें देखा। क्रॉसबो बनाना किसे आता है? हमें आता है। लोहार डर गए कि देरी हुई तो उन्हें इस जगह से निकाल देंगे। कवच वो भी बना लेंगे। भाई, ये तो उस्ताद हैं। बारन सच में अपनी संपत्ति की बर्बादी कर रहा था। मैंने भीड़ की हलचल को शांत करने के लिए हाथ उठाया और घोषणा की, आने वाले उथल पुथल भरे समय में उपद्रवियों की संख्या बस बढ़ती ही जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप हथियार उठाएं और अपनी रक्षा करें। लोहार अब तीर बनाने वाले और हथियार बनाने वाले बनेंगे। सभी को वेतन के साथ प्रशिक्षण मिलेगा। जैसे ही ये शब्द निकले, ओकहेवन के गांव वाले पूरी तरह से जोश में आ गए। मालिक के लिए काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बस खाना दे दो। जो भी मालिक को छूने की हिम्मत करेगा, हम अपनी जान की बांजी लगाकर उसे मार डालेंगे। भावनाएं चरम पर थीं और लोहार इतने डर गए थे कि वे पूरी तरह कांपने लगे। उन्हें लगा जैसे वे किसी कट्टरपंथी पंथ के अड्डे में आ गए हों। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। मैंने चिकित्सक गैलन की ओर देखा। मैंने टाइटन को इशारे से बुलाया, जाओ उसके लिए एक बाल्टी दूध निकालो। यही वह चमत्कारी दवा है जो सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है। उसे इसे खुद धीरे धीरे अध्ययन करने दो। गैलन ने कांपते हाथों से लोहे की बाल्टी ली, जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। काम बांटने के बाद मैंने लोहे के औजारों को कारीगरी की मेज के पास ढेर कर दिया। लोहे को गढ़ने और जॉब ब्लॉक बनाने जैसा भारी काम कल तक के लिए टाल दिया। मैं वापस भेड़ों के बाड़े में गया और उस भेड़ को घूरने लगा जिसने पेट भर गेहूं खा लिया था और फिर से सफेद ऊन उगा ली थी। कैंची तैयार की गई। छटाक छटाक ऊन प्राप्त हुई। 3 लकड़ी की पट्टियां, 3 ऊन के टुकड़े कारीगरी की मेज पर रखे। मेरे हाथ में एक चमकदार लाल बिस्तर आ गया। मैं घर के अंदर गया, बिस्तर को जमीन पर पटका और मेरा पूरा शरीर अकड़कर उस पर गिर पड़ा। 3 ऊन के टुकड़ों से बने चमकदार लाल बिस्तर पर लेटकर मैंने आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं। कल जब मैं उठूंगा, मेरी ब्लॉकी सेना आधिकारिक रूप से सक्रिय हो जाएगी। एमसी का बिस्तर तो शाश्वत भगवान है। यहाँ अनिद्रा की कोई परेशानी नहीं है। बस उस पर लेट जाओ, आंखें बंद करो और खोलो, तुरंत उजाला हो जाता है। तुरंत जाग जाते हो, पूरी तरह ऊर्जा से भरपूर। मैंने दरवाजा खोला और पूरी ताकत से जुट गया। मैंने आयरन होल्ड से लाए गए सभी लोहे के औजारों को क्राफ्टिंग टेबल में डालकर उन्हें लोहे की सिल्लियों में तोड़ दिया। इसके बाद मैंने गन्ना निकालकर कागज बनाया। फिर कागज और चमड़े से किताबें तैयार की। लकड़ी की पट्टियां, लकड़ी की स्लैब, किताबों की अलमारियां। तेजी से किए गए कई ऑपरेशनों के बाद लाइब्रेरियन के लिए विशेष जॉब ब्लॉक लेक्चरन तैयार हो गया। इस चीज के साथ अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं गांव वालों से जादुई किताबों का व्यापार कर सकता हूं और अपने हथियारों में जादुई गुण जोड़ सकता हूं। इसके बाद पत्थर मिस्त्री के लिए स्टोन कटर और हथियारों को चमकाने के लिए ग्राइंड स्टोन एक एक करके तैयार हो गए। लेकिन जब बात फ्लेचर की फ्लेचिंग टेबल की आई तो मैं अटक गया। फ्लेचिंग टेबल के लिए 2 चकमक पत्थर चाहिए। यह चीज केवल बजरी को तोड़ने से मिलती है और इसका ड्रॉप रेट काफी कम है। यहाँ पास में कोई नदी का किनारा कहाँ है? मैंने आसमान की ओर देखा। बिल्कुल आधी रात थी। अगर मैं नहीं सो रहा था तो कोई और भी नहीं सोने वाला था। बाल्टी लेकर मैं पिछवाड़े गया। गाय से ताजा दूध निकाला। मशरूम टाउन में बूढ़े किसान ऑनसावाल्ड साथ मिलकर मशरूम के स्पॉर बो रहे थे। नए लोहार कतार में घर मिलने का इंतजार कर रहे थे। मैंने आर्थर का दरवाजा खटखटाया। आर्थर, सोए तो नहीं? उसने जम्हाई लेते हुए तुरंत दरवाजा खोला। बॉस, क्या बात है? चलो, मैं तुम्हें रात की खोज पर ले जा रहा हूँ। रास्ते में कुछ बजरी खोदेंगे और पिछली बार देखी गई उन विशाल मधुमक्खियों को पकड़ लेंगे ताकि वे हमारे लिए काम करें। एक शब्द भी बिना कहे आर्थर ने अपना चेहरा धोया, एक टोकरी और एक छुरा उठाया और मेरे पीछे चल पड़ा। उसके आगे आगे चलने से हम जल्दी ही एक सूखी रेतीली जगह पर पहुंच गए। मैंने अपना पत्थर का फावड़ा घुमाया, जोर जोर से खुदाई की और आखिरकार 6 टुकड़े चकमक पत्थर के इकट्ठा कर ली। साथ ही एक पूरा ढेर रेत भी खोद ली जिसे वापस ले जाकर कांच गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हम उस जंगल में घुस गए जहाँ पिछली बार हमें मधुमक्खियों का छत्ता मिला था। एमसी में मधुमक्खियों को उकसाना एक बेहद आत्मघाती काम है। इन विशालकाय मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए मैंने एक अलाव निकाला और उसे सीधे छत्ते के नीचे रख दिया। धुआं और आग शुरू होते ही मधुमक्खियां शांत हो गईं। मैंने कैंची से छत्ता काटकर 3 शहद के छत्ते निकाल लिए। एक कृत्रिम छत्ता बनाने के लिए 3 छत्ते काफी हैं। तभी पास से एक विशाल जंगली मधुमक्खी उड़ी जो आधे मीटर से लंबी और बेवकूफ सी थी। मैंने एक जंगली फूल तोड़कर आगे बढ़ाया और वह तुरंत भिनभिनाती हुई मेरी हथेली पर बैठ गई। आर्थर पास से हैरानी से देखते हुए गहरी सांस ली और हिम्मत कर मधुमक्खी के रोएंदार सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद वह कान से कान तक मुस्कुरा उठा। फूल पकड़ो और इसे गांव तक ले जाओ। मैंने जंगली फूल आर्थर के हाथ में थमा दिया। मधुमक्खियों के परागण से खेतों की फसलें अब तुरंत ही तेजी से बढ़ने लगेंगी।
मैं आर्थर के पीछे पीछे चल रहा था और आगे उड़ती आधे मीटर लंबी विशाल मधुमक्खी की गूंजती आवाज सुनते हुए मेरा मूड बहुत अच्छा था। जैसे ही मैं अपनी छोटी लकड़ी की झोपड़ी के सामने पहुंचा, मैंने देखा कि हाल ही में नियुक्त मुख्य घरेलू अधिकारी एल्विन आदरपूर्वक दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे। पीछे विशाल मधुमक्खी देख एल्विन का चेहरा पीला पड़ीडीएच गया, पर वह पीछे नहीं हटा और शांत रहकर झुककर बोला, लॉर्ड साइलस, इतनी रात को जागे हो, क्या हुआ? मैंने मधुमक्खी डिब्बे में बंद कर पूछा। माय लॉर्ड, ब्रॉन खबर लेकर आया है कि विद्रोही केसियन ने पहले ही आयरन होल्ड पर कब्जा कर लिया है। एल्विन का स्वर गंभीर था। राजा की नियमित शूरवीर टुकड़ी जल्द ही विद्रोही दल को दबाने के लिए आएगी। एक बार जब शूरवीर केसियन को नहीं ढूंढ पाएंगे तो बहुत संभव है कि वे हमारे गांव को निशाना बनाकर निर्दोषों का कत्ल करें और श्रेय लें। सेना का प्रशिक्षण अब और टाला नहीं जा सकता। तो फिर प्रशिक्षण करो। मैंने लापरवाही से नया बना तीर बनाने का मेज जमीन पर पटक दिया। मैं सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए लकड़ी की मेज पर रखी दिव्य मछलियों का उपयोग करना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे स्वामी, इन्हें इस्तेमाल करो, जैसा चाहो वैसा करो। मैंने हाथ हिलाया। वो भुनी हुई मछलियों का ढेर तो वैसे भी सबके खाने के लिए था, कंजूसी मत करो। अगली सुबह जल्दी जैसे ही मैं लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकला, दूर के प्रशिक्षण मैदान का दृश्य देखकर मैं चौंक गया। जॉन नवनियुक्त तीर बनाने वालों का नेतृत्व कर रहा था और गांव वालों को खुद अपने हाथों से क्रॉसबो चलाना सिखा रहा था। नियमों से निशाना साधकर फायर करना तो सामान्य था, पर ब्रॉन की तरफ का दृश्य किसी नर्क जैसा था। दर्जनों गांव वाले कपड़े उतार चुके थे, आंखें लाल थीं और वे पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, ईश्वर रक्षा करें। फिर दो लोग लकड़ी पत्थर की तलवारें लिए आमने सामने आए और बिना बचाव एक दूसरे पर बेरहमी से वार करने लगे। छपाक, खून बुरी तरह से फूट पड़ा। गांव वाले दर्द से सफेद पड़ गए, लेकिन दांत भींचकर सहन करते रहे। अगर कोई आंखें बंद करके बचने की कोशिश करता तो ब्रॉन आगे बढ़कर उसे गालियां देता था। ब्रॉन की सीटी बजते ही ये निर्दयी लोग अपने हथियार फेंककर भुनी हुई दिव्य मछली खाने लगते। पेट भरते ही उनके गहरे घाव साफ तौर पर तेजी से भरने लगते। पूरी तरह ठीक होते ही वे फिर अपनी तलवारें उठा लेते और एक दूसरे को छेदना शुरू कर देते। कोई बचाव नहीं, सिर्फ हमला, जान के बदले जान। ये तो बिल्कुल भी सेना का प्रशिक्षण नहीं था, यह तो उन्मादी योद्धाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन था। दिव्य मछली जीवन बचाने के लिए सुरक्षा जाल प्रदान कर रही थी और चमड़े के जूते उनकी रक्षा को बढ़ा रहे थे। ऐसे में इस पागल ब्रॉन ने सीधे सभी बचाव की तकनीकों को छोड़ दिया और केवल एक ही चाल सिखाई, अडिग होकर आगे बढ़ो और दुश्मन के महत्वपूर्ण अंगों पर वार करो। अगर इस सेना को बाहर लाया गया तो दंगाई विद्रोहियों की तो बात ही छोड़िए, अगर दूर उत्तर के बर्बर कबीले भी आ जाएं, तो भी ये निडर पागल लोग उनकी दो बोटी बेरहमी से काट लेंगे। जब गांव में पागलों की तरह सैनिक तैयार हो रहे थे, तब बाहर कमांडर वुल्फ्रिक अपने घोड़े पर सवार थे और उनका चेहरा बहुत गंभीर था। बैरन के आदेश पर विद्रोही केसियन को पकड़ दियाचने में वे पूरी तरह विफल रहे और अब सेना का राशन भी खत्म हो गया था। भीषण गर्मी के इस दिन में प्यास के मारे उनका गला बुरी तरह सूख रहा था। उन्होंने साथ चल रहे एक मजदूर से पानी की मशक छीन ली और एक ही घूंट में सारा पानी पी गए। मजदूर प्यास से बेहोश हो गया और उसने घृणा से हंसते हुए कहा, मूर्ख, क्या तुम पानी पीने के लायक भी हो, बदकिस्मत। वुल्फ्रिक ने मन ही मन हिसाब लगाया कि उसे किसी बलि के बकरे की जरूरत है ताकि वह बैरन को रिपोर्ट कर सके। स्काउट वापस आया और घुटने पर गिरकर बोला, कमांडर, आगे एक गांव है, वहां सिर्फ बीमार और कमजोर लोग हैं और गेट पर कुछ मामूली रक्षक हैं। रास्ता थोड़ा अजीब है, पर हमारी सेना को नहीं रोक पाएगा। बेहतरीन केसियन, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वुल्फ्रिक उत्साह से कांप उठा। किसे परवाह है कि वे शरणार्थी हैं या विद्रोही? जब तक वह इन 100 सिरों को काटकर बैरन के क्षेत्र में वापस ले जाएगा, उसे सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिलेगा। पूरी सेना अपना कवच पहन लो। घुड़सवार, मेरे साथ धावा बोलो। किसी को भी जीवित मत छोड़ो। संध्या के समय सूरज पश्चिम में डूब गया। घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट ने ओकहेवन की शांति को चकनाचूर कर दिया। वुल्फ्रिक ने नेतृत्व किया। दर्जनों भारी घुड़सवारों को साथ लेकर एक काले तूफान की तरह गांव के प्रवेश द्वार की ओर झपट पड़ा। गांव के प्रवेश द्वार पर कतार में खड़े ग्रामीणों को देखकर, जो अपने हथियार भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहे थे, उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। गति बढ़ाओ, कुचल दो इन्हें। 30 कदम, 20 कदम, 10 कदम। युद्ध घोड़ों की हिनहिनाहट साफ सुनाई दे रही थी और उड़ती हुई रेत लगभग ग्रामीणों के चेहरों तक पहुंच गई थी। जैसे ही घुड़सवार दल ग्रामीणों को कुचलने ही वाला था, सबसे आगे खड़े दर्जन भर किसान, जो सिर पर पुआल की टोपी पहने थे, बिना घबराए हड्डी का चूर्ण निकालते हैं, उसे अपने पैरों के नीचे गहरे गड्ढों में उगे मशरूमों पर निशाना साधकर धीरे धीरे बिखेर देते हैं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जमीन से 2 मंजिल ऊंचे दर्जन भर से अधिक विशाल लाल मशरूम अचानक उग आए। विशाल लाल छतरियां तुरंत आपस में जुड़कर एक ठोस परत बन गईं, जिसने घुड़सवारों के हमले के ठीक सामने एक बिल्कुल अभेद्य लाल ऊंची दीवार खड़ी कर दी। वुल्फ्रिक की आंखें फटी रह गईं और उसका आत्मा डर के मारे जैसे उड़ गई। अरे! उसने बेतहाशा लगाम खींची। युद्ध घोड़े ने तीखी हिनहिनाहट की। उसके अगले पैर हवा में उठ गए। घुड़सवारों के हमले की भारी गति के कारण युद्ध घोड़े तुरंत अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। युद्ध घोड़े दीवार से टकरा गए, सवार गिर पड़े और घोड़े भी धराशायी हो गए। हड्डियां टूटने की आवाज और चीखें एक साथ मिल गईं।
वुल्फ्रिक को जोर से उछालकर जमीन पर पटक दिया गया। अगर वह भारी नाइट आर्मर न पहने होता जो उसने पहन रखा था तो सिर्फ यह एक चोट ही उसकी जान ले लेती। काला जादू, यहाँ जादूगर है। पीछे खड़े पैदल सैनिकों ने यह दृश्य देखा और उनका साहस चकनाचूर हो गया। वुल्फ्रिक तलवार तानकर मशरूम की दीवार की ओर गरजा, चार्ज करो, इन्हें खत्म कर दो, हर हत्या पर दोगुनी तनख्वाह मिलेगी, पीछे हटने पर मौत। दर्जनों सैनिक दीवार पर टूट पड़े और उसे काटने लगे। लाल मशरूम का मांस हर तरफ उड़ने लगा। मोटी मशरूम की दीवार में आखिरकार एक बड़ा छेद बना दिया गया। सैनिकों के जयकारे लगाने से पहले ही उन्होंने गड्ढे के पीछे एक भयानक दैत्य को खड़े देखा। एक पीला शरीर जो 3 मीटर से अधिक लंबा था और जिसकी भुजाएं पत्थर के खंभों जितनी मोटी थीं। लोहे का गोलेम टाइटन अपनी जगह पर मौजूद था। टाइटन मशरूम जैसी दीवार तोड़ घुसा और सैकड़ों दुश्मनों के सामने स्थिर खड़ा रहा। सन्नाटा छा गया। एक कांपते हुए तीरंदाज ने धनुष उठाकर ब्रॉन पर तीर चलाया। खनक, तीर सटीक रूप से ब्रॉन के लोहे के हेलमेट पर लगा। लोहे पर टकराने की एक तेज आवाज गूंजी और परिष्कृत स्टील का तीर तुरंत मुड़कर लहरियां हो गया और बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। टाइटन गुस्से में था। वह अचानक अपने लंबे पैरों से आगे बढ़ा और एक उग्र भारी रथ की तरह दुश्मन की पंक्ति में घुस गया। सामने खड़े सैनिकों को उसने इतनी जोर से टक्कर मारी कि वे खून थूकते हुए पीछे उड़ गए। टाइटन उस तीरंदाज की ओर दौड़ा, एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली, अपनी लोहे की भुजा को पूरी तरह घुमाया और उसे हिंसक रूप से आकाश में उछाल दिया। स्पूश, चीख पुकार के बीच वह सैनिक सीधे 1 दर्जन मीटर की ऊंचाई पर आकाश में उड़ गया और एक छोटे से काले बिंदु में बदल गया। इस टॉस ने राज्य की सभी सेनाओं की मनोवैज्ञानिक रक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। राक्षस, भागो! सैकड़ों आम सैनिक पल भर में घबरा गए। उन्होंने अपने हेलमेट और कवच उतार दिए, अपने माता पिता को पुकारने लगे और इधर उधर भागने लगे। वुल्फ्रिक ने अपना भारी हेलमेट उतार फेंका और अपनी जान बचाने के लिए भीड़ में घुस गया। ब्रॉन ने ठंडे लहजे में कहा, पियर्स, जिसने अपना हेलमेट उतारा है वही कमांडर है, उसे पकड़ो। यह काम मुझ पर छोड़ दो। पियर्स ने अपनी पत्थर की तलवार फेंक दी, एक लकड़ी की तलवार उठा ली और हवा के झोंके की तरह पीछा करने निकल पड़ा। पूरे चमड़े के कवच की रक्षा शक्ति इस टूटी फूटी तांबे और जंग लगी लोहे से निपटने के लिए काफी थी। पियर्स को अपने पास आता देख वुल्फ्रिक के पास खड़ा एक कट्टर विश्वास पात्र अचानक मुड़ा, अपनी नाइट की तलवार दोनों हाथों से कसकर पकड़ी और बेरहमी से पियर्स के गले की ओर वार कर दिया। पियर्स ने तो बचने की कोशिश भी नहीं की, उसने अपना सीना फुलाया और तलवार की नोक का सामना किया। टिंग! लंबी तलवार पियर्स के चमड़े के सीने के कवच पर ऐसे लगी जैसे किसी ठोस चट्टान पर वार किया हो और उसका ब्लेड तुरंत ही अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया। उस विश्वास पात्र के चेहरे पर निराशा छा गई। पियर्स ने मौके का फायदा उठाया और अपनी लकड़ी की तलवार घुमाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर वुल्फ्रिक का पागलों की तरह पीछा करना जारी रखा। अब वुल्फ्रिक भाग नहीं सकता था। वह घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करते हुए दया मांगने लगा। मालिक, जान बख्श दो, मुझे जाने दो, मेरे पास सोने के सिक्के हैं, सब ले लो। पियर्स ठंडे स्वर में बोला, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लॉर्ड सिलास का आदेश तुम्हें जिंदा पकड़ने का है। आधे घंटे बाद युद्ध समाप्त हो गया। भागते हुए राज्य के सैनिकों की टांगें ज्यादातर टाइटन ने तोड़ दी थीं। उनकी चीखें मैदान में गूंज रही थीं। कई ग्रामीण भुनी हुई मछली लेकर उन सैनिकों के पास पहुंचे जिनकी टांगें टूटी थीं और ठंडे स्वर में आदेश दिया, खाओ, अगर नहीं खाओगे तो अभी यहीं मार डालेंगे। घायल सैनिकों ने जान बचाने के लिए भुनी हुई मछली झपट ली और आंसू बहाते हुए उसे निगलने लगे। उनकी टूटी टांगों से तेज दर्द उठा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह दर्द कम हो गया। उन्होंने अपनी जांघों को छुआ और टूटी हुई हड्डियां सचमुच चमत्कारिक रूप से पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं। ये अनुभवी राज्य के सैनिक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। टांगें तोड़ना और फिर जादू से उन्हें ठीक कर देना, यह किस तरह का नरक जैसा व्यवहार था। वे आज्ञाकारी होकर अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर लंगड़ाते हुए उस काल कोठरी में चले गए जहां उन्हें बंद किया जाना था। इस समय मैं ऊंचे स्थान पर खड़ा था और ठंडे भाव से यह दृश्य देख रहा था। आयरन होल्ड के स्वामी की सेना तो पूरी तरह से अंदर से सड़ चुकी थी। मैंने शहर की दीवार भी नहीं बनाई ताकि तुम्हें उकसा ना दूं, पर तुमने अचानक भारी घुड़सवारों से हमला कर निर्दोषों का कत्ल किया और श्रेय लेने आ गए। जब तुम्हें शरणार्थियों की जान की कीमत नहीं तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें प्रयोगों में इस्तेमाल करूं। मैंने जल्दी से एक तहखाना खोदा और उसमें लोहे का दरवाजा लगा दिया। ब्रॉन वुल्फ्रिक को लाया। मैंने कपड़े उतारकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम वही मूर्ख हो जिसने घुड़सवारों को मरवाया? वुल्फ्रिक घबराकर मेरे पैरों में गिर पड़ा। लॉर्ड सेंट, जो अनजान है वह दोषी नहीं है, कृपया मेरी जान बख्श दें। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तो बस एक छोटा सा प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने हाथ हिलाया और ब्रॉन ने उन सभी को लोहे के दरवाजों के अंदर धकेल दिया। मैंने लोहे का दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे चला गया। तहखाने में अब केवल डर के मारे दांत किटकिटाने की आवाज रह गई थी। मैंने कांच की कोठरी खोली, वुल्फ्रिक को उसकी गर्दन के कवच से पकड़कर उसे काल कोठरी से बाहर खींच लिया। खुले मैदान में मैंने एक पानी की बाल्टी निकाली और उसमें से एक ब्लॉक पानी डाला। फिर मैं एक लकड़ी की पट्टी पर चढ़ गया और कूदता और लगाता रहा। 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर। मैंने वुल्फ्रिक को लिया, उसे ऊपर की ओर घसीटते हुए 100 मीटर की ऊंचाई पर 2 बाई 2 की एक छोटी सी लटकती हुई मंच बना दी। वुल्फ्रिक लकड़ी की पट्टियों से बुरी तरह चिपका हुआ था। डर के मारे पेशाब और मल कर बैठा। नाइट कमांडर, आखिरी प्रयोग। मैं ऊंचाई पर था और तेज हवा चल रही थी। नीचे उतरने के लिए पानी में कूदना होगा, सही गिरे तो बच जाओगे। मैं पहले जाता हूँ।
कहते ही मैंने लकड़ी को धक्का दिया और मंच से टूटते तारे सा कूद गया। कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ अनुमत है। वो गिरने की भारहीन अनुभूति ने मेरे शरीर में एड्रेनालिन की लहर दौड़ा दी। नीचे जमीन पर एल्डर एल्डन की पाइप हैरानी में गिर पड़ी। भगवान सिलास आकाश से गिरे। धड़ाम, मैं बिल्कुल सटीक तरीके से पानी के गड्ढे में जा गिरा। पानी हर जगह फैल गया। बिना किसी नुकसान के मैं पानी के गड्ढे से सुरक्षित बच गया और मेरे कपड़े भी नहीं भीगे। 100 मीटर दूर से देख रहे गांव वाले विस्मय में एक लहर की तरह घुटनों पर झुक गए और दंडवत प्रणाम किया। आर्थर हाँफते हुए मेरी ओर दौड़ा। मैं मुस्कुराया, उसके कंधे पर थपकी दी और आसमान में लटकी हुई लकड़ी की पट्टियों की ओर इशारा किया। आर्थर, मजा आया? अगली बार मैं तुम्हें भी उड़ाने ले चलूंगा। मैंने अपने सिर से पानी की बूंदें झाड़ी, चारों ओर घुटनों के बल बैठे गांव वालों को देखा और खुद को बेहद रोमांचित महसूस किया। आर्थर हाँफता हुआ दौड़ता आया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकलने को थीं। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी, उसे जल्दी से देखने वाले गांव वालों को हटाने के लिए कहा, जबकि मैं मुड़कर वापस कालकोठरी में चला गया। लोहे का दरवाजा खुल गया। अंदर आयरन होल्ड के बंदी सैनिकों का समूह पूरी तरह कांप उठा और डर के मारे कोने में सिमट गया। मुझे पूरी तरह सुरक्षित अकेले अंदर आते देख वे सभी अपने दिल में अच्छी तरह समझ गए कि उनका दबंग नाइट कमांडर शायद अब बच नहीं सकता। मैंने अपनी इन्वेंट्री से कुछ लकड़ी की तलवारें निकाली और उन्हें जमीन पर फेंक दिया, जिससे टनटनाहट की आवाज आई। तुम आगे आओ। मैंने बिना सोचे समझे एक पीले चेहरे पर निशान वाले पैदल सैनिक की ओर इशारा किया। पीले चेहरे वाले पैदल सैनिक की आंखें उलट गईं और वह लगभग बेहोश ही हो गया। पास खड़े लोगों ने तुरंत उसकी नाक के नीचे दबाकर उसे होश में लाया। कोई तलवार उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। पैदल सैनिक कांपते हुए रेंग कर आया और सिर झुकाने लगा। लॉर्ड साइलस, मुझे मार दें, मैं यह नहीं कर सकता। बकवास बंद करो, मैं चिल्लाया। तलवार उठाओ और मुझे घोंप दो। सैनिक डर गया, पर उसे पता था कि विरोध का अंजाम बुरा होगा। उसने आंखें मूंद कर लकड़ी की तलवार पकड़ी और उसे मेरी छाती में घोंप दिया। घोंपने के बाद उसने तुरंत तलवार छोड़ दी, लुढ़क कर वापस कोने में जा पहुंचा। बेतहाशा क्रॉस बनाते हुए प्रार्थना करने लगा। मैंने बिना किसी भाव के लकड़ी की तलवार बाहर निकाल ली। घाव से लाल पिक्सल के चौकोर झुंड निकल आए। मैंने नीचे झुककर अपनी हेल्थ बार देखी, उसमें से 2 बार कम हो गए थे। लकड़ी की तलवार का डैमेज 4 पॉइंट है, जो ठीक 2 दिलों के बराबर है। डैमेज की गणना सामान्य है। तुम पत्थर की तलवार लो और मुझे घोंप दो। मैंने अगले व्यक्ति की ओर इशारा किया। दूसरे व्यक्ति ने मुझे पत्थर की तलवार से घोंपा, जिससे 2 और आधा बार कम हो गया। मैंने मूल रूप से डैमेज स्केलिंग समझ ली थी। अब अगला और अंतिम परीक्षण चरण है। मैंने एक लाल सेब निकाला और एक काट लिया। मेरी भूख की बार तुरंत भर गई और मेरी हेल्थ बार भी तेजी से पूरी तरह से ठीक हो गई। तुम तीनों अपने अपने हथियार लो और एक साथ मुझे घोंप दो, जल्दी करो। तीनों ने बेतहाशा अपनी तलवारें उठाईं और एक साथ मेरे शरीर में घोंप दी। पहली तलवार चुभी, हेल्थ बार कम हो गई। इसके तुरंत बाद दूसरी और तीसरी तलवारें भी चुभी, लेकिन मेरी हेल्थ बार में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मेरा अंदाजा सही था। इनविंसिबिलिटी फ्रेम्स। एमसी की मैकेनिक्स में डैमेज लेने के बाद आधे सेकंड के लिए खिलाड़ी पूरी तरह से अजेय हो जाता है और उस दौरान उसे किसी भी तरह का अगला नुकसान नहीं पहुंचता। इस फीचर के साथ अगर भविष्य में मुझे हजारों की सेना का सामना करना पड़े जो एक साथ 10,000 तीर चलाए, तब भी मुझे तुरंत मर जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लॉर्ड साइलस को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी बाहर से एक दहाड़ सुनाई दी और नीली आंखों वाला ब्रॉन तलवार लिए सांड की तरह अंदर घुसा ताकि उन सैनिकों को खत्म कर सके। संत को उसके सामने ही छुरा घोंपने की हिम्मत, इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ब्रॉन, रुको। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। ब्रॉन ने अचानक ब्रेक लगाए और गिर पड़ा। लुढ़कते हुए मेरे पास आया। उसकी आंखें लाल थीं। माय लॉर्ड, आप ठीक हैं? मैंने ही इन्हें छुरा घोंपने को कहा, बस एक जादुई प्रयोग था। मैंने हाथ हिलाया। ब्रॉन ने तीनों लकवाग्रस्त कैदियों को गुस्से से घूरा। तीनों ने तो पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं, मौत का इंतजार करते हुए शायद मन ही मन गालियां दे रहे थे। अगर मारना ही है तो मार दो, इस शैतानी अनुष्ठान में फंसाने का क्या मतलब है? कालकोठरी से बाहर निकलते ही घरेलू अधिकारी एल्विन दरवाजे पर एक पार्चमेंट की सूची लेकर मेरा इंतजार कर रहे थे। लॉर्ड साइलस, सारा अतिरिक्त गेहूं गोदाम में जमा कर दिया गया है। उन्होंने आदरपूर्वक सूची मुझे सौंप दी। मैंने अनाज के गोदाम की ओर देखा और ठिठक गया। तहखाना पूरी तरह से भरा हुआ था। हर जगह सुनहरे गेहूं की बालियां ही बालियां थीं। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। इतना सारा अनाज हमारे पास अचानक कैसे आ गया? ये सब किस प्रतिशत कर पर इकट्ठा किया गया है? मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा। एल्विन ने सावधानी से जवाब दिया, 90%। अगर मेरे स्वामी संतुष्ट नहीं है तो हम तुरंत जाकर बाकी आधा प्रतिशत भी पूरा कर देंगे। कितना? 90%। ये किस तरह के अत्याचारी का नरक जैसा करदर है? मैं तो सीधे ही चुप हो गया। बहुत ज्यादा है। मैंने हाथ हिला दिया। अब से बस 60% ही लिया जाए। बाकी अनाज गांव वालों के लिए छोड़ दो। क्या सिर्फ पेट भर खाना काफी है? क्या उन्हें नए कपड़े और शहर से सामान खरीदने के लिए कुछ बचत नहीं मिलनी चाहिए? एल्विन ने हैरान होकर सिर उठाया। अकाल के इस दौर में जब राजा के करों के कारण किसान बच्चों को बेच रहे हैं, मेरा 60% कर लेना ही उन्हें लगता है कि मैं उनका रक्षक हूँ। मैंने उसकी हैरानी को नजरअंदाज किया और गोदाम का सारा गेहूं अपनी अनंत इन्वेंट्री में भर लिया ताकि नौकरी बदल चुके किसानों से एमराल्ड का व्यापार कर सकूं। अगले दिन मैंने गांव के प्रवेश द्वार पर एक ऊंचा मंच बनवाया।
पूरे गांव के बूढ़े और बच्चे अपनी अपनी नौकरी के हिसाब से कतार में खड़े थे, एक विशाल और घनी भीड़ के रूप में। पियर्स आगे आओ, मैंने जोर से चिल्लाया। पियर्स मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ मंच पर दौड़ता हुआ आया। तुमने हाल ही में सबसे ज्यादा मेहनत की है, ये तुम्हारा इनाम है। मैंने 2 ऐसी मशालें निकाली जो कभी बुझती नहीं थीं, साथ में एक लाल सेब भी, और ये सब उसके हाथों में थमा दिए। पियर्स ने इन्हें कांपते हाथों से लिया। ये एक न बुझने वाली जादुई आग है। अगर इसे खेत में लगाया जाए तो गेहूं रात में भी तेजी से बढ़ सकता है। इस सेब की एक सुगंध जीवन को लंबा कर देती है। टाइटन, मैंने अपनी उंगलियां चटकाई। 3 मीटर ऊंचा लोहे का गोलेम डेयरी गाय को लेकर आया। ताजा दूध की एक बाल्टी निकाली और उसे सीधे पियर्स के मुंह की ओर करके उसमें डाल दिया। गट गट गट। एएमसी का दूध सभी बीमारियों को ठीक करता है और सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। जैसे ही दूध उसके पेट में गया, पियर्स की आंखें, जो पहले गंभीर रतौंधी से पीड़ित थीं, तुरंत साफ हो गईं। उसने चारों ओर देखा और अब वह अंधेरे कोनों में भी पूरी स्पष्टता के साथ देख सकता था। प्रभु को इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। पियर्स उत्साह में एक घुटने पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। मंच के नीचे मौजूद 1000 से अधिक ग्रामीण ईर्ष्या से हरे हो गए। मैंने योग्यता सूची के अनुसार सेब बांटे, मशालें दी और एक एक करके दूध पिलाया। इनाम बांटने के बाद मैं मुड़ा और सीधे घर के अंदर चला गया। एक देवता होने के नाते मुझे रहस्य का आभास बनाए रखना होता है। कल्याण बांटने के बाद मैं पीछे हट जाता हूँ, उन्हें उनकी अपनी खुशी में छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं गया, ब्रॉन ऊंचे मंच पर खड़ा हो गया और नीचे पकड़े गए मिलिशिया को देखने लगा। पिछली रात कुछ बंदी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले थे। ये लोग बैरन की जागीर के वंशानुगत सिपाही थे। अगर एक व्यक्ति भाग जाता है तो पूरा परिवार फंस जाता है। वे अपने परिवार को फंसाने से डरते थे, इसलिए किसी भी हालत में वापस भागने की जिद पर अड़े रहे। पिछली रात कोई भाग गया था। प्रभु सब कुछ जानते हैं, ब्रॉन ने ठंडे स्वर में कहा। प्रभु ने कहा है कि वह तुम्हें जबरदस्ती रोकेंगे नहीं। अब जो भी जाना चाहता है आगे आए। 3 दिन का सूखा राशन ले और यहाँ से दफा हो जाए। सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई। प्रभु का आदेश ही कानून है। ये आखिरी मौका है। नहीं गए तो यहीं के होकर रह जाओगे। धोखा दिया तो मौत पक्की है। आखिरकार एक आदमी ने दांत भींचे और आगे बढ़ गया। ब्रॉन ने सच में किसी को उसे सूखा राशन से भरा एक थैला थमाने को कहा। वह आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा, मेरे घर की ओर 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर मुड़ा और जंगल में घुस गया। पहले के बाद दूसरा भी आगे आया। जल्द ही आधे लोग चले गए। बाकी बचे बंदी अपने हाथों में सूखा राशन देखकर, फिर गांव में मौजूद अनगिनत दिव्य मछलियों और साफ पानी को देखकर दांत भींचकर वहीं जमे रहे। राज्य में तो खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था और कई परिवार तो पहले ही भूख से मर चुके थे। यहाँ रुकना, संत का अनुसरण करना, मतलब है मांस खाना। ब्रॉन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जो लोग इस बार रुके थे वे आज्ञाकारिता की इस परीक्षा के बाद पूरी तरह से ओखेवन के कट्टर वफादार बन चुके थे। जैसे ही ओखेवन पागलों की तरह सैनिक तैयार कर रहा था और अनाज जमा कर रहा था, गांव से 20 मील से भी कम दूरी पर बंजर भूमि पर 1000 लुटेरों की सेना टिड्डियों के झुंड की तरह चली आ रही थी। इस दल का नेता कैसियन था, जिसे ग्रिफिन के नाम से जाना जाता था। इस समूह को विद्रोही सेना कहना भी उचित नहीं था। वे तो बस इंसानों को मारने और उनका मांस खाने वाले जानवरों का झुंड थे। कैसियन ने हाल ही में पकड़े गए तंदुरुस्त पुरुषों को अपनी वफादारी की शपथ के तौर पर अपने ही जैविक पिता का गला चाकू से काटने के लिए मजबूर किया। अकाल में वे बंदियों को 2 पैरों वाली भेड़ कहकर सैनिक राशन की तरह खाते थे। बॉस, आगे ओखेवन है। एक दोस्त ने अंधेरे में धुंधले गांव की ओर इशारा किया। कैसियन के चेहरे पर भारी गुस्सा था। उन शरणार्थी भेड़ों को ढाल बनाकर मोर्चे पर भेजो। आज चाहे धनी हो या सामंत, सब छीन लो। पुरुषों को मारो, महिलाओं को रखो, बच्चों को फेंक दो। मध्य रात्रि। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। ओखेवन की वॉच टावर में खतरे की घंटी पागलों की तरह बजने लगी। गांव वाले तहखाने में शरण लेने का अभ्यास कर रहे थे। लोहे का कवच पहने मैं नए बने 3 मीटर ऊंचे मिट्टी के किले गांव के प्रवेश द्वार की दीवार तक तेज कदमों से गया। दीवार के बाहर मशालों ने आसमान को रोशन कर दिया था। लुटेरों की घनी भीड़ निहत्थे, बूढ़े, कमजोर, बीमार और अपंग लोगों को हाँकते हुए मिट्टी की दीवार की ओर बढ़ रही थी। वे जीवित इंसानों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, कदम दर कदम और करीब आते हुए। ब्रॉन मुख्य द्वार के पीछे खड़ा था, बाहर रोते हुए शरणार्थियों को देख रहा था। उसकी नीली आंखों में डर था। दया से सेना नहीं चलती। अगर शरणार्थियों को फाटक के अंदर घुसने दिया गया तो लुटेरे इसी मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस जाएंगे और पूरे गांव के बूढ़े और बच्चे मारे जाएंगे। दरवाजा खोलो। ब्रॉन ने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और गुस्से में दहाड़ा। लीवर नीचे खींचा गया और लोहे के दरवाजे जोर से खुल गए। 100 से अधिक ओखेवन के मिलिशिया चमड़े का कवच पहने और लकड़ी की तलवारें थामे ऐसे दौड़े जैसे पहाड़ से उग्र योद्धा उतर रहे हों। लुटेरे सब हंस पड़े। 100 लोग लकड़ी की तलवारें लिए यहाँ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही भिड़ंत हुई, लुटेरों की हंसी उनके चेहरों पर ही जम गई। गांव वालों के हाथों में लकड़ी की तलवारें लुटेरों की लोहे की तलवारों से टकराईं और हैरानी की बात है कि चिंगारियां उड़ने लगीं। वे बेहद तेज थीं। इतना ही नहीं, गांव वालों के शरीर पर पहना चमड़े का कवच भी लोहे जैसा कठोर था, जिसे बिल्कुल भी काटा नहीं जा सकता था। ठीक इसी समय कुछ गांव वालों ने ऊपर देखा और मुझे मिट्टी की दीवार पर खड़ा पाया। लॉर्ड साइलस हमें देख रहे हैं। भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम हर जादू से अछूते हैं।
इस पुकार ने पूरे मिलिशिया शिविर में सीधे उन्माद की आग भड़का दी। ये हाल ही में बदले हुए गांव वाले पूरी तरह से अपना दिमाग खो बैठे और पल भर में मध्ययुगीन स्पार्टन उग्र योद्धाओं में बदल गए। उन्होंने पूरी तरह से अपनी सारी रक्षा छोड़ दी। एक लुटेरे ने एक गांव वाले के दिल में चाकू घोंप दिया, लेकिन गांव वाले की आंख तक नहीं झपकी। उसने डरावनी मुस्कान के साथ दांत दिखाए, तलवार से पलटकर वार किया और लुटेरे का सिर काट दिया। घातक घाव लग गया। डरने की जरूरत नहीं है। उसके बगल में खड़े साथी ने तुरंत उसे पीछे खींचा, उसका मुंह जबरन खोला और उसमें खुशबूदार दिव्य मछली का टुकड़ा ठूंस दिया। एक चमत्कार जो नंगी आंखों से देखा जा सकता था घटित हुआ। वह चाकू का घाव जो दिल को चीर गया था, कटी हुई आंतें जैसे ही मछली का मांस निकला वे मरोड़ने लगी और पागलों की तरह भरने लगी। सिर्फ 3 से 5 सेकंड में गंभीर रूप से घायल गांव वाला उछलकर खड़ा हो गया और दहाड़ते हुए दुश्मन की पंक्ति में फिर से घुस गया। एक गांव वाले का कान लुटेरे की छुरी से कट गया था। उसने लुटेरे की ओर देखा तक नहीं, झुककर कान उठाया, उसे अपनी जेब में डाल लिया, फिर लुटेरे को पूरी तरह से छेद दिया। फिर वह पीछे हट गया, कटे हुए कान को घाव पर चिपकाया, मछली का मांस चबाया और कटा हुआ कान तुरंत ठीक हो गया। यह सब देखकर लुटेरे पागल हो गए। ये कैसी जंग है? ये अकेले नर्क जैसा डंगन पार करने जैसा है। इन्हें न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है। दिल पर वार के बाद भी ये फिर जी उठते हैं। ये अंधेरे से निकले राक्षस हैं। भागो, ये बिल्कुल भी इंसान नहीं है। 100 योद्धाओं ने हजारों खूंखार लुटेरों का हौसला पूरी तरह तोड़ दिया। हथियार फेंक वे माता पिता को पुकारते हुए भागने लगे। तलवार से ज्यादा लोग तो भगदड़ में अपनों के पैरों तले कुचलकर मर गए। कचरा, एक झुंड कचरे का। लुटेरों के सरदार काशेन ने अपने भागते हुए साथियों को देखा। इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें फटने को थीं। उसने अपने पास खड़े विश्वास पात्र को धक्का दिया और एक लंबा धनुष छीन लिया। वह पहले एक निशानेबाज था। वह मुझे घूरता रहा। जो आग की रोशनी में मिट्टी की दीवार पर खड़ा था वही आदमी है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, पागलों का यह समूह निश्चित रूप से अपने आप ही बिखर जाएगा। मेरे लिए मरो। काशेन का चेहरा उग्रता से भरा हुआ था। उसने धनुष उठाया और एक तीर चलाया। धनुष की डोरी को पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह खींचा गया था। ट्वांग, तेज तीर रात की हवा को चीरता हुआ सीधे मेरे चेहरे की ओर बढ़ा। आर्थर, जो हमेशा मेरी तरफ पहरा दे रहा था, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया और वह आगे बढ़कर अपने शरीर से मेरे लिए तीर रोकने की कोशिश करने लगा। यहाँ वापस आओ तुम। मैंने आर्थर की कमीज की पिछली कॉलर पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लिया। मेरा बायां हाथ सहजता से ऊपर उठ गया। लोहे की सिल्लियों और लकड़ी की तख्तों से बना एक भारी एमसी ढाल तुरंत मेरे सामने आकर तीर को रोकने लगा। क्लैंग, स्टील का तीर ढाल से टकराकर दूर जा गिरा। मैंने आर्थर को छुटकी काटी। तुम रुके क्यों? मुझे धक्का दे देते। अगली बार चेहरे से तीर मत रोकना। आर्थर सिर पकड़कर बेचारा सा दिखने लगा। दीवार के नीचे खड़ा ब्रॉन ये देख बुरी तरह डर गया। किसी ने साहस किया कि लॉर्ड सेंट पर छुपकर तीर चलाए। उस धनुष वाले को पकड़ो, उसे टुकड़ों में काट दो, ब्रॉन ने पागलों की तरह चिल्लाया। मिलिशिया के लोग पूरी तरह पागल हो गए। हमलावरों का पीछा करते हुए पागल कुत्तों की तरह काटने दौड़ पड़े। मैंने ठंडी हंसी हंसी लोहे के जूते पहने और पूरा लोहे का कवच पहन लिया। आर्थर, मेरे लिए एक प्याला एले गर्म कर दो। गर्दन घुमाते ही हड्डियां चटक उठी। अभी आता हूँ, कहते ही मैं 3 मीटर ऊंची दीवार से नीचे कूद गया। हमलावर सरदार काशेन भाग रहा था। अचानक उसने अपने सिर के ऊपर से बेहद डरावनी हवा चीरने की आवाज सुनी। धड़ाम, भारी कवच पहने एक काली आकृति आसमान से उतरी और उसके सामने 10 मीटर से भी ज्यादा दूर खाली जमीन पर जोरदार तरीके से आ गिरी। धूल उड़ गई और गर्म तरल उसके चेहरे पर छिटक गया। काशेन ने ऊपर हाथ ले जाकर पहुंचा। उसका हाथ चिपचिपे ताजे खून से भर गया। उसने ध्यान से देखा। जो चीज जमीन पर गिरी थी वह कोई पत्थर नहीं बल्कि उसके हमलावर गुंडों में से एक था। वह आदमी 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई से गिरा था। उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं और वह पूरी तरह से मांस के ढेर में बदल चुका था। काशेन ने अकड़ते हुए अपना सिर घुमाया। चांदनी में उसने अपने जीवन का सबसे डरावना दृश्य देखा। वह लोहे का कवच पहने स्वामी बिजली की चमक की तरह तेज था। उसने एक भागते हुए हमलावर को एक हाथ से पकड़ लिया जैसे कोई बोरी घुमाता है, वहीं पर घूम गया और अचानक छोड़ दिया। वह आदमी चीखता हुआ दर्जनों मीटर ऊपर आसमान में उड़ गया, एक मानव तोप के गोले में बदल गया और भीड़ पर जोर से आकर गिरा। आह! जीते जागते इंसान लगातार आसमान से गिर रहे थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैं दौड़कर सड़क के किनारे गया और दोनों हाथों से एक बड़े पेड़ के तने को गले लगा लिया। न तो धूल उड़ी, न ही कोई तर्क या सामान्य ज्ञान। एक पूरा पेड़ सीधे एक विशाल ब्लॉक मॉडल में बदल गया और उसे मैंने एक हाथ से अपने सिर के ऊपर उठा लिया। बूम बूम बूम। मैं पेड़ को एक मानव रूपी बुलडोजर की तरह पकड़े हुए धरती पर बेतहाशा दौड़ा। मेरे हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। काशेन के पैर लड़खड़ा गए और वह पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। उसके गुप्तांग में गर्मी फैल गई। उसने पेशाब कर दिया। राक्षस निश्चित रूप से पौराणिक कथाओं का नरभक्षी दानव है। मैं उसके पास गया और लापरवाही से अपने हाथ में पकड़े हुए बड़े पेड़ को एक तरफ फेंक दिया। गड़गड़ाहट, वह विशाल पेड़ जमीन पर गिरा और चारों ओर धूल का गुब्बार उड़ गया। इसी दौरान मेरी आंखों के सामने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट पॉपअप हो गया। स्थिति प्रभाव प्राप्त। गांव का हीरो आय अवधि 2 दिन। सभी व्यापारिक कीमतों में 30% की कमी।
शानदार। जैसे ही मैं खरीदारी करने का सोच रहा था, छूट कूपन खुद ब खुद मेरे दरवाजे पर आ गया। कुछ ही मिनटों बाद लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई थी। भाड़े के सैनिक ब्रॉन ने पकड़े गए लुटेरों को पूछताछ के लिए ले जाया। शरणार्थियों के आरोप सुनने के बाद ब्रॉन गुस्से में मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए दौड़ता हुआ आया। लोगों को खाना, गांवों का कत्लेआम करना, बेटे को उसके असली पिता की हत्या के लिए मजबूर करना। ब्रॉन की रिपोर्ट सुनकर मेरे दिल में उमड़ती हत्या की भावना अब और दबाई नहीं जा सकी। ये जानवर उस लालची शूरवीर वुल्फ्रिक से भी 10,000 गुना ज्यादा घिनौने थे। मुझे सच में लगता था कि इन्हें गांव में बंधुआ मजदूर बनाकर रखना भी मेरी जमीन को गंदा कर देगा। इन सबको मार डालो। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, उनमें कोई गर्माहट नहीं थी। एक भी मत छोड़ना। हालांकि नेता को मेरे लिए जिंदा छोड़ो। कुछ सैनिकों ने डाकू काशेन को पकड़कर मेरे पास पेश किया। ये जानते हुए कि वह बच नहीं सकता, वह डीठ बन गया। वह मुझे घूरते हुए मुझ पर खून थूकने की तैयारी करने लगा। क्या हुआ अगर मैं तुम्हें दादा कहूँ? हिम्मत है तो मुझे काट डालो। पास खड़े मिलिशिया ने मूठ उसके चेहरे पर मारी और उसके दांत तोड़ दिए। मैं झुककर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। काफी सख्त जबान है ना? गाल थपथपाकर मैंने पूछा, तुम एड ग्रिफिन हो? कैसियन घूरता रहा। मैं उठा और आसमान की ओर इशारा किया। शुभ रात्रि जैसी धीमी आवाज में कहा, ग्रिफिन कहलाते हो तो क्या कभी आसमान में उड़े हो? मैंने खून थूकते डाकू सरदार कैसियन को घूरते हुए ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। नरभक्षी ग्रिफिन के नाम से मशहूर इस जानवर की हड्डियां सख्त थीं, पर वह अब भी मुझे गालियां बक रहा था। तथ्य यह साबित करते हैं कि इंसानों के मुंह मेरे घूंसे जितने सख्त नहीं होते। मैंने उससे ज्यादा बातें नहीं की। मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और तेजी से लकड़ी की पट्टियां लगाकर ऊपर चढ़ा। 10, 50, 100 मीटर सीधे बादलों के पार। 100 मीटर ऊपर मैंने कुछ ब्लॉक्स बाहर निकाले और अंत में एक पारदर्शी कांच रखा। फिर मैंने कैसियन को उस पर से लात मारकर गिरा दिया। सारे अतिरिक्त ब्लॉक्स हटा दिए गए। पूरी ऊंचाई पर अब सिर्फ यही एक अकेला पारदर्शी कांच का ब्लॉक बचा था। तेज हवा जोर जोर से चल रही थी। उसके पैरों के नीचे एक ऐसी खाई थी जिसकी गहराई तक सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। जो ग्रिफिन अभी तक जोर जोर से शोर मचा रहा था, अब कछुए की तरह कांच पर चिपका पड़ा था। उसके हाथ पैर बुरी तरह से किनारों को पकड़े हुए थे और आंसू नाक बहते हुए इधर उधर उड़ रहे थे। डर के मारे आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं हुई और वह सुअर जैसी चीख के साथ चिल्ला उठा। मैं बस चाहता था कि उसे यहीं लटकता छोड़ दूं, ताकि वह नीचे की खूबसूरत वादियों का ठीक से आनंद ले सके। रात को उसे ज्यादा बोरियत न हो, इसलिए मैं फिर से स्तंभ की चोटी पर गया और एक बाल्टी पानी नीचे उड़ेल दी। पानी की धार 100 मीटर ऊंचाई से गिरती हुई नीचे आई और आसमान में उल्टा लटकता हुआ एक शानदार झरना बन गई। महामारी के इस दौर में यह अनंत झरना सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला स्थल चिन्ह है। कोई भी जीवित शरणार्थी इसे देखते ही यहाँ खिंचा चला आएगा। काम खत्म कर मैंने एक बड़ा कदम उठाया। हवा का शोर कानों में था और गिरने की भारहीनता रोमांचक थी। धड़ाम। ठीक नीचे तैयार किए गए पानी के गड्ढे में सटीक रूप से उतरा, पूरी तरह से सुरक्षित। mlg पानी की बूंद बिल्कुल सही है। मुझे अच्छी नींद आई। अगली सुबह तड़के मैंने अंगड़ाई ली और दरवाजा खोला। तभी मैंने देखा कि आर्थर नीचे एक टोकरी लिए खड़ा था और उसके चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। बॉस, मेरी माँ ने नरम सफेद ब्रेड बनाई है और गरम ओटमील भी है। अब से मैं हर दिन बॉस के लिए नाश्ता लेकर आऊंगा। मैंने उसे अंदर बुलाया ताकि हम साथ में खा सकें। यह लड़का बेचैन था। काफी देर तक खुद को रोकने के बाद आखिरकार एक बात कह ही दी, बॉस, क्या आपको नौकरानी चाहिए? सुनते ही मेरा ओटमील मुंह से बाहर आते बचा। समझ गया कि एल्विन ने ही उसे यह सिखाया होगा। मैंने मना किया और मजाक में पूछा कि क्या उसे कोई पसंद है। अगर हाँ, तो मैं खुद उसकी जिम्मेदारी लूंगा। ये मासूम युवक तुरंत शर्म से लाल हो गया। लगातार हाथ हिलाते हुए मना करने लगा। खाना पीना खत्म करने के बाद मैं आर्थर को खेत पर जानवरों को चारा डालने के लिए घसीट ले गया। दरवाजे के बाहर 3 मीटर ऊंचा आयरन गोलम बैठा एक जंगली बिल्ली को लाल फूल दे रहा था। मैंने कच्ची मछली दिखाई और पास गया। बिल्ली सूंघ कर पास आई और उसे खाने लगी। उसके सिर पर लाल दिल उभरे और गर्दन में लाल कॉलर दिखने लगा। बिल्ली अब पालतू बन गई थी। मैंने उसे गोद में उठाकर सूंघा और उसका नाम ड्रीम रख दिया। टाइटन ने वह लाल फूल देखा, सिर खुजाया और पास से गुजरते एक ग्रामीण को थमा दिया। ग्रामीण घबरा गया और झुककर धन्यवाद करने लगा। दीवार के बाहर कल के शरणार्थियों की भीड़ जमा थी। बूढ़े किसान ऑनसवाल्ड नेतृत्व कर रहे थे और बोन मील से लाल मशरूम उगाकर शरणार्थियों के लिए आश्रय बना रहे थे। ये लोग दयनीय हालत में थे। सबके चेहरे पीले थे और भूख से वे कंकाल जैसे सांस लेती लाशें लग रहे थे। गरम दलिया रोटी पाकर भी उनकी आंखों में चमक नहीं, बस गहरा डर और सुन्नता थी। एक छोटी लड़की डरते डरते मेरे पास आई। उसके बाल घास जैसे सूखे थे, पेट सिकुड़ा था और होंठ फटे और खून से सने थे। भैया, क्या आप भगवान हैं?
उसकी आवाज भारी थी। माँ कहती हैं भगवान बारिश करा सकते हैं और सबको खाना दे सकते हैं। सब कहते हैं आप भगवान हैं, क्या ये सच है? आसपास के सभी शरणार्थी अपने काम रोककर मुझे टकटकी लगाकर देखने लगे। उन्हें जीने के लिए एक उम्मीद की जरूरत थी। सभी की उम्मीद भरी नजरों से मिलते हुए मैंने बिना झिझक सिर हिला दिया। बिल्कुल, मैं हूँ, यहाँ कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मैं धीरे धीरे झुक गया, सीधा उस छोटी लड़की की आंखों में देखते हुए और अपनी हथेली पलट दी। स्विश! मेरी हथेली में अचानक हवा में से एक चमकता हुआ लाल सेब प्रकट हो गया। मैंने वह सेब उसे थमा दिया। लड़की कांपते हुए सेब लेती है। इसके तुरंत बाद मेरी कलाई फिर से पलटी। मेरी उंगलियों पर एक नाजुक भीगी हुई गुलाबी पेयोनी का फूल प्रकट हुआ। मैंने वह फूल धीरे से लड़की के सूखे पीले बालों में सजा दिया। डरना मत, तुम भूखे नहीं रहोगे, मैं आप सभी की रक्षा करूंगा। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। इसके बाद सैकड़ों शरणार्थी मुश्किल से उठे, भारी होकर घुटनों के बल गिर पड़े और मेरी ओर पागलों की तरह क्रॉस बनाते हुए प्रार्थना करने लगे। इस बार उनकी आंखों में आशा नाम की जुनूनी ज्वाला फिर से जल उठी। एक चमत्कार उतर आया, आस्था की नींव रखी गई। शरणार्थियों को शांत करने के बाद मैंने संक्रमण गांव वालों को बुलाया ताकि वे इस दौरान इकट्ठा हुई ड्रॉप्स को जमा कर सकें। हे भगवान, कितनी शानदार फसल मिली है। कसाई ने पकी हुई स्टेक और पकी हुई भेड़ के मांस का एक बड़ा ढेर फेंक दिया। आर्मर बनाने वाले ने सीधे एक पूरा चेनमेल आर्मर सेट फेंक दिया। ये दुर्लभ उपकरण है जिसे बनाया नहीं जा सकता। हथियार बनाने वाले ने पत्थर की कुल्हाड़ियों और लोहे की कुल्हाड़ियों का ढेर, यहाँ तक कि एक सुनहरी कुल्हाड़ी भी फेंक दी। मैं खुशी खुशी सारी सामग्री अपनी अनंत इन्वेंट्री में भर रहा था। तभी मेरी नजर अचानक टूल स्मिथ द्वारा फेंकी गई एक वस्तु पर टिक गई। मेरी सांसें एकदम थम गईं। मेरी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। लावा बाल्टी, वास्तव में लावा आ गया। ये मध्य युग है। असल में मैं अब भी सोच रहा था कि लावा निकालने के लिए जमीन के नीचे कैसे जाऊं, लेकिन मुझे तो यह मुफ्त में ही मिल गया। एमसी के भौतिकी नियमों में लावा अमृता का पर्याय है। जब बहता हुआ पानी स्रोत ब्लॉक से बहते लावा से मिलता है तो वह तुरंत कोबलस्टोन बना देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तक मेरे पास एक बाल्टी पानी और एक बाल्टी लावा है, मैं अपने खाली हाथों से अनंत पत्थर बना सकता हूँ। इसके साथ आज ही 3 मीटर मोटी, अनंत ऊंचाई वाली और पूरी तरह से अटूट एक गोलाकार शहर की दीवार का निर्माण शुरू किया जा सकता है। इस दीवार को वॉल मारिया कहा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, लावा के साथ नेदर पोर्टल और ऑब्सीडियन की भी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। अब दायरा पूरी तरह खुल गया है। मैंने एल्विन को पुकारा। आयरन होल्ड का कारवां कब निकलेगा? जवाब मिला, आधे घंटे में। मैंने कहा, नाइट कमांडर वुल्फ्रिक को ले जाना। फिर मैं मशरूम हाउस की ओर बढ़ा जहां वुल्फ्रिक बंदी था। इस लालची अफसर को मैंने झरने में फेंका था ताकि वह ऊंचाई पर जीना सीखे। भूख से गिरकर वह पानी के गड्ढे में जा गिरा और बच गया। मुझे देख वुल्फ्रिक बुरी तरह घबरा गया। वह रेंगते हुए मेरे पैर चूमने लगा। महाराज, मैं बच गया, परीक्षा पूरी हुई। मैंने कहा, ठीक है, अब व्यापारियों के साथ आयरन होल्ड जाओ, अपना पद संभालो और शहर पर नजर रखो। जो लोग परेशान हो उन्हें मेरे पास लाओ। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मन में विरोध करोगे तो अगले जन्म में तुम्हारी यादों के साथ तुम्हें जंगली सुअर बना दूंगा। वुल्फ्रिक का चेहरा सफेद पड्डी डीएच गया। वह कांपते हुए वफादारी की कस्में खाने लगा। आधे घंटे बाद एल्विन, ब्रॉन और पियर्स 30 सैनिकों और थैलियों के साथ आयरन होल्ड की ओर निकल गए। जैसे ही वे मेरी निर्धारित सीमा से बाहर निकले, बंजर भूमि पर हर जगह घातक इरादे छिपे हुए थे। यात्रा का आधा रास्ता भी नहीं हुआ था कि ब्रॉन की आंखें तेज हो गईं। उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। एल्विन, हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं। विद्रोहियों का एक दस्ता हम पर नजर रखे हुए है। गति बनाए रखो, युद्ध के लिए तैयार रहो। एल्विन के चेहरे का रंग नहीं बदला। शब्दों की गूंज खत्म भी नहीं हुई थी कि घास के पीछे से लगभग 200 लोग तलवारें और हथियार लहराते हुए निकल पड़े और व्यापारी कारवां को पूरी तरह घेर लिया। आगे खड़े विद्रोही नेता रैगनार ने अपनी लंबी तलवार उठाई और चिल्लाया, हम ब्लडहाउंड ब्रदरहुड के लोग हैं। हमें सिर्फ दौलत चाहिए, जान नहीं। माल सौंप दो तो तुम्हारी जान बख्श देंगे। 7 गुना बड़ी दुश्मन सेना देख। एल्विन ने सिक्कों की थैली निकाली। तभी एक विद्रोही पियर्स को घूरते हुए अपनी जांघ थपथपाकर बोला, बॉस, मैंने इसे देखा है। ये ओखेवन से हैं। ओखेवन? ये शब्द सुनते ही विद्रोही सहम कर पीछे हट गए और हथियार डाल दिए। ये ओखेवन के लोग हैं, लूट छोड़ो। मेरी माँ को उन्होंने ही शरण दी थी। वो पवित्र भूमि है जिसे देवता का संरक्षण प्राप्त है। वहाँ अनाज का भंडार और 3 मीटर का लोहे का टाइटन है जिस पर हथियारों का असर नहीं होता। ये सुनकर रैगनार के माथे पर पसीना आ गया। इन युद्ध के अराजक समयों में ओखेवन ने न जाने कितने परिवारों को बचाया था और संत सिलास की डरावनी किंवदंती का तो कहना ही क्या। बाढ़ ने ड्रैगन किंग के मंदिर को बहा दिया। रैगनार ने तुरंत अपनी तलवार म्यान में डाल ली, सीने पर हाथ रखकर मुस्कान से भरा चेहरा बना लिया। हमने उपकारियों का अपमान कर गलती की, रास्ता दें। एल्विन ने साथ देते हुए उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दी और सप्रेम गांव आने का न्योता दिया। रैगनार की आंखों में आंसू आ गए। इस दौर में भी वास्तव में ऐसे लोग थे जो उन्हें डाकू नहीं समझते थे।
जब व्यापारी कारवां काफी दूर चला गया तो रैगनार ने हाथ हिलाया। भाइयों की एक टुकड़ी को चुपचाप पीछा करने भेजो। जो भी ओखेवन के रास्ते को लूटने की हिम्मत करेगा वह हमारे भाईचारे के खिलाफ जाएगा। हमारे उपकारियों को शहर तक सुरक्षित पहुंचाओ। व्यापारी कारवां सुरक्षित रूप से आयरन होल्ड पहुंच गया। शहर पहले से ही पूरी तरह जर्जर हो चुका था। आपदा के शिकार लोग सड़कों पर भूख से मर रहे थे, जबकि बैरन और अन्य रईस अब भी महल में मांस खा रहे थे और संगीत सुन रहे थे। जड़ी बूटी वाले का बेटा गैलन दौड़ता हुआ अपने पुश्तैनी पुराने पेड़ के औषधालय में घुस गया। बूढ़े वैद्य गिडियन आहें भर रहे थे और बिना पैसे वाले मरीजों को मुफ्त में दवा दे रहे थे। कुछ दिन पहले क्लिनिक पर बागी सैनिकों ने हमला कर दिया था और बूढ़े आदमी के हाथ की पीठ पर गहरी खूनी चोट आ गई थी। गैलन ने बिना कुछ कहे मेरे द्वारा दिया गया दिव्य मछली निकालकर अपने पिता के मुंह में ठूंस दी। स्पष्ट रूप से बूढ़े आदमी के हाथ का घाव तेजी से भर गया और झड़ गया, पूरी तरह से अपनी मूल अवस्था में लौट आया। गिडियन अपनी हथेली को टकटकी लगाए देख रहे थे और उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिता, दरवाजा बंद कर दीजिए, हमारे साथ चलिए, गैलन ने कातर स्वर में विनती की। यहाँ तुम कुछ भूखे लोगों को नहीं बचा सकते। लॉर्ड साइलस के यहाँ शरणार्थियों की संख्या सैकड़ों हजारों में है। वहीं तुम्हारे चिकित्सकीय कौशल की सच में जरूरत है। और फिर मेरा बेटा अभी भी गांव में अपने दादा का इंतजार कर रहा है। गिडियन ने 100 साल पुराने दवा के कैबिनेट को सहलाया और एक लंबी सांस छोड़ी। गैलन, औषधालय की नेम प्लेट उतार लो। वहीं व्यापारी गली में एल्विन ने शहर की बड़ी कपड़े की दुकान पर अपने उच्च गुणवत्ता वाले रंग महंगे दाम पर बेच दिए। जेब में सोने के सिक्के लिए वह जैसे ही बाहर निकला, एक समूह ने उसे रोका। उनकी अगुवाई यारिक नाम का हट्टा कट्टा आदमी कर रहा था, जिसके चेहरे पर कठोरता और आंखों में लालच था। युवराज, आपने जो बेचा वह रंग था, है ना? यारिक कुटिलता से मुस्कुराया। हम राज्य में घूमने वाले व्यापारी हैं। आपका रंग बहुत बेहतरीन है। क्या आपके पास अभी और भी माल बचा है? हम सब कुछ ऊंचे दाम पर खरीदने को तैयार हैं। एल्विन ने एक नजर में ही समझ लिया कि ये लोग असल में घूमने वाले व्यापारी नहीं बल्कि तस्कर डाकू हैं, जिनकी नजर उनके माल और पैसों पर है। आसपास के ओखेवन के मिलिशिया सैनिकों ने बेहद तेजी से प्रतिक्रिया दी, अपनी तलवारों के हथों को कसकर पकड़ लिया और उनकी घातक नजरें तुरंत यारिक पर टिक गईं। अपने हथियार नीचे रखो, अभद्रता मत करो। एल्विन ने तुरंत एक भोले घमंडी युवा रईस का चेहरा ओढ़ लिया, अपनी नाक आसमान की ओर उठाई और नाक से फुंकार मारी। इस युवराज का उपनाम जॉर्ज है। तुम मेरा रंग खरीदना चाहते हो? ठीक है, लेकिन कीमत में मुझे थोड़ा और जोड़ना पड़ेगा। यारिक ने एल्विन का मूर्ख और अमीराना रवैया देखा और उसका दिल खुशी से खिल उठा। वह तुरंत इस जाल में फंस गया। जॉर्ज, कोई कीमत बताएं। 50% बढ़ाना कैसा रहेगा? 50%? एल्विन ने तिरस्कार से देखा। 60, 70, 80%। युवराज, इससे ज्यादा नहीं जोड़ पाएंगे। यारिक ने दुखी चेहरा बनाया, पर मन ही मन हंस रहा था। वैसे भी वह हत्या और लूट के लिए तैयार था, तो 80% क्या 80 गुना बढ़ाना पड़ता तो भी मान जाता। ठीक है, सौदा पक्का। एल्विन जोर जोर से हंस पड़ा। हमें अभी शहर में कुछ काम है, हम बाद में तुम्हें ढूंढेंगे, पैसे लाएंगे और माल का लेन देन करेंगे। यारिक ने शिकार खोने के डर से तुरंत अपने एक आदमी को तैनात किया। युवराज, विली आपका सामान उठाएगा, काम होने पर उसे वापस भेज देना। ठीक है। एल्विन चला गया। यारिक काफिले को जाते देख क्रूरता से मुस्कुराया। भाइयों को खबर कर दो कि अपने हथियार तैयार रखें। इस बार की रंगाई की खेप तो मैं जरूर हड़पूंगा। और जैसे ही एल्विन ने पीठ घुमाई, उसके होठों पर भी एक ठंडी तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। शिकार आखिरकार जाल में फंस गया। एल्विन ने हल्के से अपनी तह की हुई पंखा झलते हुए मूर्ख, अमीर और डरपोक युवराज का नाटक जारी रखा और व्यापारियों के काफिले का नेतृत्व करते हुए शान से गांव की ओर बढ़ गया। सरकारी सड़क पर माहौल कुछ अजीब सा था। एल्विन और उसका दल घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ियों में सामान भरकर सबसे आगे चल रहे थे। थोड़ी दूर व्यापारी के भेष में डाकू सरदार यारिक अपने साथ खतरनाक तस्करों को लिए ऐसे आ रहा था जैसे भूखे भेड़िए शिकार के पीछे हों। यारिक अपने घोड़े से आगे मास्टर जॉर्ज को घोड़े की गर्दन पकड़े कांपते देख रहा था और उसके मन में घृणा थी। बॉस, उन पहरेदारों को देखो, लकड़ी की तलवारें और फटी जूतियां। क्या इन्हें लगता है ये हमें रोक लेंगे? बेवकूफ कहीं के। बगल में खड़े चेचक वाले गुर्गे ने मजाक उड़ाया। यारिक हंसा। इन्हें करने दो जो कर रहे हैं, आगे चलकर माल समेत सबको काट डालेंगे। वह बड़े गर्व से हत्या और लूट की योजना बना रहा था। तभी उसकी नजर अनजाने में दूर आसमान की ओर चली गई। उसके चेहरे पर जमी मुस्कान अचानक जम गई। ये क्या बकवास है? यारिक ने अपनी आंखें जोर जोर से मलीं। उसके चेहरे पर भूत देखने जैसा भाव था। उसने देखा कि क्षितिज पर, जो दर्जनों मील दूर था, एक संकरी लकड़ी की सीढ़ी बिना किसी सहारे के हवा में एकदम असंभव कोण पर मजबूती से ठोंकी हुई थी, जो एक एक करके सीढ़ीदार ऊपर बादलों में घुसती चली जा रही थी, मानो इस कमबख्त आसमान में छेद कर देगी। बॉस, आप भी देख रहे हैं ना? टोही गुर्गा विली डर से कांप रहा था और उसके दांत किटकिटा रहे थे। ये भ्रम नहीं, शरणार्थियों की स्वर्ग की सीढ़ी सच है। उनके पीछे एक सच्चा देवता अवतरित हुआ है। यारिक के रोंगटे खड़े हो गए और खोपड़ी फटने लगी। बगावत की हिम्मत तो थी, पर क्या वह सच्चे देवता द्वारा रक्षित पवित्र स्थल को लूट पाएगा?
उसे 10 जान भी मिल जाएं, तब भी वह हिम्मत नहीं करेगा। वह जल्दी से अपने घोड़े को एड लगाकर एल्विन के पास पहुंचा, पसीने से तरबतर और माफी मांगती मुस्कान के साथ। युवा मालिक जॉर्ज, मुझे अचानक याद आया कि मुझे अपने व्यापार में थोड़ा सा काम है, क्यों ना हम यहीं अलग हो जाएं। एल्विन ने सिर घुमाया और उस पहले डरपोक चेहरे पर अब एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। यारिक, हम इतनी दूर आ चुके हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हें जाने दूंगा? शिकार और शिकारी की पहचान पल भर में बदल गई। एल्विन की आंखों में उस रहस्यमय नजर को देखकर यारिक के पैर कांप गए और वह लगभग अपने घोड़े से गिर ही पड़ा। भागूं? वह बिल्कुल भी भाग नहीं सकता था। उसके चारों ओर लकड़ी की तलवारें लिए दर्जनों मिलिशिया इस समय उसकी नजर में आत्मा हरने वाले यमराज जैसे लग रहे थे। ठीक इसी समय आसमान में 100 मीटर ऊपर मैं एक हवा में लटके हुए कोबलस्टोन के टुकड़े पर पेट के बल लेटा हुआ नीचे देख रहा था। यह ऊंचाई सही है। मैंने नीचे लोगों को देखा और हाथ में लावा की बाल्टी थामे रखी। मेरा प्लान सीधा है, शहर की दीवार बनाना। मिट्टी की दीवारें सेना को नहीं रोक पाएंगी। मैं एमसी के भौतिकी नियमों से इस अंधकार युग की तीव्रता बढ़ाऊंगा। यह देखकर कि नीचे कोई ग्रामीण नहीं था, मैंने कलाई घुमा दी। छप छप धधकते लावा से भरी एक बाल्टी ऊंचे आकाश से किनारे से बेतहाशा नीचे बह रही थी। जमीन पर डरे हुए यारिक और अन्य को अचानक ऊपर गर्मी महसूस हुई। विली चिल्लाया, आसमान देखो, कुछ लाल गिर रहा है। सभी ने झटके से अपना सिर ऊपर उठा लिया। उन्होंने देखा कि आसमान जैसे फट गया हो, लावा लुढ़कता हुआ उल्टे लाल झरने की तरह सब कुछ भस्म कर देने वाली गर्मी और तीखी गंध के साथ बादलों से गरजता हुआ धरती की ओर टूट पड़ा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे आम इंसान समझ ही नहीं सकते थे। यह तो प्रलय का स्वर्गीय अग्नि है। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यारिक घुटनों के बल गिर पड़ा। पछतावे से उसकी आंतें जैसे हरी पड़ गई हों। वह अपने दर्द से कराहते पेट को पकड़े आग के उस समुद्र को देख रहा था जो उन्हें निगलने वाला था, और निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं तो बस थोड़ा सा रंग चुराना चाहता था। क्या मुझे दंडित करने के लिए स्वर्गीय अग्नि बरसाने की जरूरत थी? जैसे ही लावा पूरी तरह जमीन को छूकर आग की लाल दीवार बन गया, आसमान में ऊंचाई पर मैंने फुर्ती से लावा की बाल्टी वापस ले ली और तुरंत ही लावा के स्रोत पर पानी की एक बाल्टी उड़ेल दी। चिर्र 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 एक कान फाड़ू भाप विस्फोट की आवाज बादलों तक गूंज उठी। पानी की धार लावा के रास्ते पर पागलों की तरह फैल गई। पानी और लावा के मिलते ही उबलता लावा जमकर ठोस हो गया। पलक झपकते ही एक चमत्कार हुआ। एक विशाल मोटी कोबलस्टोन की दीवार जमीन से ऊपर उठी और आकाश तक पहुंच गई। मैंने छलांग लगाई, सीधा विश्वास के साथ नीचे पानी के गड्ढे में कूद गया, पूरी तरह सुरक्षित खड़ा हुआ और आराम से उस विशाल दीवार में एक लोहे का दरवाजा लगा दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद मध्ययुगीन संस्करण की वॉल मारिया पूरी हो गई थी। मैंने संतुष्टि के साथ अपना शाहकार देखते हुए एक सेब खाया। मिट्टी की दीवार के बाहर यारिक और डाकुओं का गिरोह इतना डर गया कि वे घुटनों के बल बैठ गिड़गिड़ाते हुए बेतहाशा दया की भीख मांगने और प्रार्थना करने लगे। तभी एल्विन सामान से लदे व्यापारी कारवां के साथ लौटा। एल्विन, इस यात्रा से तुम क्या अच्छी चीजें लेकर आए हो? मैं दीवार से टिककर मुस्कुराते हुए पूछ बैठा। एल्विन उत्साह को दबाते हुए चेहरे पर जुनूनी भाव लिए आगे आया और रिपोर्ट करने लगा। लॉर्ड साइलस, मैंने हर तरह की बेहतरीन पेस्ट्रीज खरीदी हैं। ये सब आपकी मेज पर रखी हैं। मैंने खास तौर पर कुछ लूट बजाने वाले बार्ड्स और दरबारी नाटक मंडलियों को भी बुलाया है। अगर मेरे स्वामी बोर हो जाएं, तो आप इन नाटकों को देखकर अपना मन बहला सकते हैं। इस आदमी का दिमाग वाकई तेज है। गांव वालों के लिए मनोरंजन का बहाना बनाकर उसने मेरे लिए खास तौर पर एक निजी थिएटर का इंतजाम कर दिया। ठीक है, मैं भी देखना चाहता था कि मध्ययुगीन लाइव प्रदर्शन कैसा होता है। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। मेरी नजर यारिक और बाकी लोगों पर पड़ी जो थर थर कांप रहे थे। इन्हें क्या हुआ? ये हट्टे कट्टे लोग डाकुओं से भी खूंखार लगते थे, लेकिन अब घुटनों के बल कांप रहे थे। स्वामी, हमें जीवन दान दें। यारिक डर के मारे पागलों की तरह जमीन पर माथा टेकने लगा। उसने तुरंत अपनी हत्या और लूट की सारी योजना उगल दी। वह इतना डरा था कि अगर जरा भी देर करता तो मैं उसे लटका देता। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, स्वामी, हम तस्कर हैं, हमें प्रायश्चित का मौका दें। तस्करी करने वाले व्यापारी, ये तो बहुत जोखिम भरा पेशा है। मेरे मन में हलचल हुई और मेरी नजर यारिक पर टिक गई। टिंग! मेरी आंखों के सामने सचमुच एक आभासी एमसी ट्रेडिंग पैनल प्रकट हो गया। मैं वहीं के वहीं स्तब्ध रह गया। हे भगवान, ये काले बाजार के तस्कर जो हर जगह घूमते रहते हैं, सिस्टम के नजरिए से असल में एमसी के वॉन्डरिंग ट्रेडर के बराबर हैं। तो क्या उनके पीछे माल ढोने वाले गुर्गे 2 पैरों वाले चलने वाले ट्रेडर लामा नहीं हुए? अपने दिल में उमड़ती खुशी को दबाते हुए मैंने ट्रेडिंग लिस्ट पर नजर डाली। 5 पन्ने, एक पफरफिश बाल्टी, 1 पन्ना डाई, 5 पन्ने, एक स्प्रूस पौधा, 1 पन्ना, 2 नुकीले ड्रिपस्टोन। एकदम जबरदस्त सौदा, सीधा एकदम जबरदस्त सौदा। नुकीला ड्रिपस्टोन, यह चीज अनंत लावा बनाने के लिए मुख्य वस्तु है। इसके साथ अगर एक कड़ाही जोड़ दूं तो मैं हर जगह लावा खोदने की मेहनत से पूरी तरह अलविदा कह सकता हूँ।
जैसे ही मैं 10 बाल्टी लावा इकट्ठा कर लूंगा, नेदर का पोर्टल सीधे खोला जा सकता है। और स्प्रूस पौधा, बस मुझे एक विशाल स्प्रूस पेड़ उगाना है, उसके नीचे एक बड़ा पैच पॉटजोल बन जाएगा। पॉटजोल के साथ मैं दिन के उजाले में भी रोशनी की पाबंदियों को नजरअंदाज कर सकता हूँ और पागलों की तरह विशाल मशरूम घर उगा सकता हूँ। ये तो जैसे बर्फीले मौसम में ईंधन देने जैसा है। मैंने यारिक को जो नजरों से देखा, वह पल भर में बेहद स्नेही हो गई। ये भला कैसे खतरनाक डाकू हैं? ये लड़के मेरे लिए दौलत लाएंगे, जिंदगी मिल सकती है। हाथ पीछे बांधकर मैंने उसे ऊपर नीचे घमंड से देखा। एक काम करो, मेरे लिए एक आदमी ढूंढो। मेरे स्वामी, आपके आदेश के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उसका नाम अल्बर्ट है। वह कीमिया और इंजीनियरिंग में माहिर एक विद्वान है जिसे चर्च ने हमेशा दबाया है। जिसे मैं ढूंढ रहा था वह ठीक मध्ययुगीन युग का एक दा विंची जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। मेरे रेडस्टोन और आधुनिक निर्माण प्रोजेक्ट के लिए मुझे अनुसंधान हेतु एक स्थानीय विशेषज्ञ चाहिए। उसे रोज धार्मिक ग्रंथों की नकल करवाना उसकी प्रतिभा का अपमान है। अगर तुम उसे बिना किसी नुकसान के मेरे पास ले आओ तो न केवल तुम्हारी सजा माफ होगी, बल्कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस दीवार के अंदर रहने की इजाजत भी दे सकता हूँ। मैंने सीधे ही सबसे बड़ा लालच सामने रख दिया। इस अराजक दुनिया में भगवान द्वारा संरक्षित ऐसे स्वर्ग में रहना जहाँ भूख न लगे, किसी वरदान से कम नहीं है। जब यारिक और उसके पीछे खड़े डाकुओं ने यह सुना तो उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उनकी सांसें भारी थीं और आंखों में जुनून था। प्रभु, जान बख्शने का शुक्रिया, हम उसे बांधकर आपके पास जरूर लाएंगे। डाकू गरज उठे। खाली हाथ भेड़िए पकड़ना। मैंने न सिर्फ डाकुओं को वश में किया बल्कि एक टैलेंट भर्ती योजना भी बना ली। मैंने संतुष्टि के साथ हाथ हिलाया, मुड़ा और वापस गांव की ओर चल पड़ा। सुरक्षित क्षेत्र में लौटते ही मैंने तुरंत पन्ने निकाले और यारिक को ढूंढकर सौदे पूरे किए। 65 पन्ने एक साथ खर्च कर दिए। 4 पफर फिश बाल्टियां, 7 स्प्रूस पौधे, 10 नुकीले ड्रिप स्टोन, 10 रूटेड मिट्टी, सब कुछ अपनी इन्वेंट्री में भर लिया। इस बार के सौदों ने सीधे ही मेरा अनुभव बार पूरी तरह भर दिया और मैं उसी समय लेवल अप हो गया। जिस क्षेत्र पर मैं नियंत्रण कर सकता था वह तुरंत 3 गुना बढ़ गया। बिना देर किए मैंने तुरंत 5 लोहे की सिल्लियां निकाली और क्राफ्टिंग टेबल पर एक कड़ाही बना ली। एक खाली जगह पर जाकर मैंने कोबलस्टोन से 3 मीटर ऊंचा एक छोटा प्लेटफॉर्म बनाया और अपनी इकलौती लावा की बाल्टी ऊपर डालकर उसे सील कर दिया। इसके बाद लावा के ठीक नीचे, कोबलस्टोन के नीचे, मैंने नुकीला ड्रिप स्टोन उल्टा लटका दिया। सीधे नीचे जमीन पर मैंने कड़ाही रख दी। टपक, एक जलती हुई लावा की बूंद ड्रिप स्टोन के साथ आई और ठीक कड़ाही में गिरी। हो गया। अनंत लावा मशीन पूरी तरह से चल रही है। इसके पूरी तरह भरने तक मैं लोहे की बाल्टी से कई बार लावा निकाल सकता हूँ। नेदर की ओर जाने वाला रास्ता मुझे पहले ही बुला रहा है। रात हो गई। गांव के बाहर एल्विन द्वारा लाए गए दर्जनों शहर के कारीगर डर के मारे कांपते हुए मुख्य कारीगर रॉडरिक के पीछे पीछे मशरूम जिले की ओर जा रहे थे। उन्हें लगा कि उन्हें बंधुआ मजदूरी के लिए पकड़ा है, जहां न खाना मिलेगा, न गर्म कपड़े और कोड़े भी सहने होंगे। एक बूढ़े ने डरते हुए पूछा कि क्या वे वापस शरणार्थी बन सकते हैं। रॉडरिक ने उन्हें गालियां दी, जैसे लोहे के स्टील न बनने पर गुस्सा हो। वापस जाओगे मेरी आंख, यहाँ प्रभु के साथ तुम्हें बड़े घर, खूब मांस और रोटी मिलेगी। क्या राजा ने कभी तुम्हारी परवाह की? प्रभु तुम्हारा पेट भरेंगे। कारीगर सब के सब अवाक रह गए। अनगिनत रोटी, भूखे नहीं रहना पड़ेगा। जब उन्होंने गर्मा गर्म रोटी और भुना हुआ मांस अपने हाथों में पकड़ा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें वे अब रोक नहीं पाए। इस दुनिया में जहाँ पेड़ों की छाल तक चबा ली गई थी, वहाँ सच में एक पवित्र भूमि थी। वे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े, बेतहाशा मेरी दिशा में क्रॉस का चिन्ह बनाते हुए। उनके मुंह लगातार प्रभु की स्तुति के शब्द बुदबुदा रहे थे। इस पल से गाँव को एक और कट्टर समर्थकों का जत्था मिल गया। अगली सुबह खिड़की से धूप बिस्तर पर आई। अंगड़ाई लेते ही मुझे हाथ पर कुछ रोएंदार महसूस हुआ। आंखें खोली तो काली बिल्ली ड्रीम को तकिए के पास बैठा पाया, जो पुरपुरा रही थी। उसके पंजे के पास एक अजीब चमकती चीज पड़ी थी, फैंटम मेम्ब्रेन। मेरी आंखें तेजी से चमक उठीं और मैंने इस खजाने को अपने हाथ में पकड़ लिया। हे भगवान, मैं पहले भी चिंता कर रहा था कि यह दुनिया बिल्कुल भी मौत पैदा नहीं करती। मैं ये चीज पाने के लिए फैंटम से कहां लड़ूंगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह बिल्ली रोज सुबह के गिफ्ट चेक के दौरान मेरे लिए सीधे सोने के सिक्के निकाल देगी। इस चीज के साथ एलाइट्रा की मरम्मत संभव है। मैं उत्साहित होकर काली बिल्ली को उठाया, उसे 2 बार गहराई से सूंघा और बिस्तर से बाहर लुढ़क गया। अपनी लोहे की तलवार लेकर मैं सीधे पिछवाड़े के खेत की ओर चला गया। गायें और भेड़ें अब इतनी बढ़ गई थीं कि बाड़े लगभग फटने को थे। अब संसाधनों की एक लहर काटने का समय आ गया है। मैं गायों के बाड़े के किनारे गया और उसमें एक छेद खोल दिया। कुछ गायें तुरंत ही बाहर निकल आईं। मैंने फुर्ती से छेद को बंद किया, अपनी लोहे की तलवार निकाली और वार कर दिया। 2 वार में एक को निपटा दिया। तेजी से वार किए और जमीन पर चमड़ा और कच्चा गोमांस तैर रहा था।
मैंने सारी चीजें अपनी इन्वेंट्री में समेट लीं। खेत के प्रवेश द्वार पर एक नया क्राफ्टिंग टेबल रखा, कई बड़े लकड़ी के चेस्ट लगाए, एक ओक की तख्ती पर कृषि उत्पाद लिखकर टांग दी और सारी मांस की चीजों को श्रेणी के हिसाब से उसमें भर दिया। रोज की फसल काटने के बाद मैं अनंत लावा मशीन की ओर चला गया। कड़ाही पहले से ही उबलते लावे से भरी हुई थी। मैंने लोहे की बाल्टी से उसे निकाला और दूसरी बाल्टी लावा मेरे हाथ में थी। अब अगला मुख्य काम नमक बनाना है। यारिक द्वारा छोड़ा गया तस्करी का नमक बेहद घटिया था, पीला, कड़वा और उसमें कीचड़ व रेत मिली हुई थी। एक एमसी खिलाड़ी होने के नाते जो आधुनिक रसायन शास्त्र जानता है, मैं भला ऐसी गंदी चीज कैसे खा सकता हूँ। मैं यह काम खुद नहीं कर सकता था। मुझे किसी तेज दिमाग वाले कट्टर प्रशंसक को यह जिम्मेदारी देनी थी। मैंने विलेजर कॉलिन को बुलाया। मैं तुम्हें एक अल्केमी तकनीक सिखाना चाहता हूँ जिससे शुद्ध नमक तैयार किया जा सके। मैंने उसकी आंखों में गंभीरता से देखा। सोचने पर पूरे गाँव में जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है वो तुम हो। मैं यह तकनीक तुम्हारे हवाले करता हूँ। जैसे ही यह बात कही, कॉलिन का दिमाग एकदम झंझना उठा। उसकी आंखों में अचानक भेड़िए जैसी चमक आ गई। उसकी आंखों के कोटर एकदम लाल हो गए और उसके होंठ बुरी तरह कांपने लगे। लॉर्ड ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। वह उत्साह से कांप रहा था। उसके हाथ आपस में कसकर मुट्ठी बन गए थे। मैं लॉर्ड के भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगा, चाहे मुझे 10,000 बार मरना पड़े। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया और वहीं पर सिखाना शुरू किया। मैंने एक छानने वाला उपकरण बनाया जिसमें सबसे नीचे सूती कपड़ा, बीच में कोयला और ऊपर रेत और कंकड़ डाले। मोटा नमक घोलकर मैंने उसे छानने के लिए डाला और अंत में एमसी की आग पर उबालकर उसे वाष्पित किया। जैसे ही नमी तेजी से वाष्पित हुई, बर्तन के तले पर बर्फ जैसी सफेद मोटी नमक की परत जमने लगी। मैंने उसका एक टुकड़ा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। कड़वाहट पूरी तरह गायब हो गई। अब सिर्फ शुद्ध स्वादिष्ट नमकीनपन बचा था। कोलिन पास से देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे वह कोई सृष्टि का चमत्कार देख रहा हो। सब याद कर लिया। अब से नमक रिफाइनरी तुम्हारे नियंत्रण में है। मैंने जिम्मेदारी उसे सौंप दी। कोलिन आदेश पाकर खुशी खुशी दौड़ गया। मैंने लंबी सांस छोड़ी। मैंने सिर घुमाया तो मेरी नजर अचानक फार्म के प्रवेश द्वार पर रखी बड़ी बड़ी लकड़ी की संदूकों की कतार पर पड़ी। रुको! अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। एमसी के संदूक, इनमें रखी चीजों का समय पूरी तरह से थम जाता है। आर्थर का दिया मांस कई दिन बाद भी ताजा और गर्म था। अगर ग्रामीण इन संदूकों का उपयोग कर सकें तो अनाज के लिए तहखाने खोदने की क्या जरूरत। हमें अब कोल्ड स्टोरेज की भी आवश्यकता नहीं होगी। रिफाइनरी के बाहर कोलिन को जाते देख मेरी नजर फार्म के उन लकड़ी के संदूकों पर पड़ी। अगर गांव वाले इस स्टोरेज तकनीक का उपयोग करें तो ओक हेवन की लॉजिस्टिक्स पूरी तरह बदल जाएगी। अब देखना है कि क्या वे मेरा यह पेंडोरा बॉक्स खोल पाएंगे। मैं बड़े बड़े कदमों से संदूकों की ओर बढ़ा।